ओके प्यारे बच्चों। तो देखो, मेरा नाम है सतीश पेटकर और हम लोग पहली बार ही ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका पहला ही क्लास है। तो हम लोग देखो चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम। है ना, बहुत ही आसान और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है ना। मतलब आज पढ़ोगे 2 दिन में भूल जाओगे, इतना सीधा है। ठीक है, तो वेरी इजी। देखो यहाँ पे एक सीधा और सिंपल पॉइंट ये है कि प्लांट्स के बारे में आप लोग जानते हो। प्लांट्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, है ना। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कैक्टस का। देखो कैक्टस का फ्लावर आपने कभी, बहुत लोगों ने नहीं देखा होता है, तो कैक्टस के ऊपर भी फ्लावर आते हैं। ठीक है, रोज तो आप लोग जानते ही हो, बहुत ही है ना क्लोज होता है आपके हार्ट के। रोज का प्लांट अगर कभी मिला हो तो, है ना, नहीं तो कभी मिलेगा तो। मुद्दा यहाँ पे है कि देखो प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है यार। मतलब इनका जो साइंस है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो किंगडम सिस्टम दी गई है, 5 प्रकार के किंगडम अवेलेबल है बच्चों। कौन सा किंगडम है भाई? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें पढ़ते हैं बच्चों हम लोग अमीबा के बारे में या तो पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, वो होते हैं प्रोटिस्टा में। उसके बाद एक और किंगडम है किंगडम फंजाई, जिसमें फंगस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एंड देन देयर इज अ किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और किंगडम प्लांटी, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में अगर बात करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपको देखने को मिलता है? आजू बाजू जितने प्लांट देखोगे ना, उनमें आपको रूट, स्टेम, लीफ, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, बराबर है। तो ये जो 5 किंगडम आपके सामने नजर आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? देखो इसमें है जैसे कि ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बांट देते हैं, है ना। तो मोनेरा एक किंगडम है, प्रोटिस्टा। अब ये एक चैप्टर है, आपको पता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में, है ना, ये सब जो है रॉबर्ट विटाकर का 5 किंगडम सिस्टम दिया गया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखो सबसे पहले तो 2 किंगडम सिस्टम दिया गया था। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, इतने ही 2 किंगडम थे। ठीक है, मतलब सारे जितने दुनिया में ऑर्गेनिज्म है ना, उनको हम लोगों ने सिर्फ 2 ग्रुप में बांट दिया। बाद में एक बंदा आया हैकेल नाम का। ठीक है, हैकेल ने क्या किया? अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, तो ये भाई साहब ने क्या किया, बोले कि नहीं, है ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको अलग कर दो। तो उसने नया किंगडम बनाया, प्रोटिस्टा। ठीक है, नया इंट्रोड्यूस किया। फिर आया बेटा कोपलैंड। कोपलैंड 1966, उन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा से मोनेरा अलग कर दो, क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता और प्रोटिस्टा में तो न्यूक्लियस होता है। वो छोटे होते हैं सिंगल सेल के, बट है ना, तो इसीलिए उसको भी अलग कर दिया। तो ये सब चीजें जो है आप पढ़ोगे, और ये विटाकर का 5 किंगडम सिस्टम है। हमें ध्यान देना है कि चाहे कोई भी किंगडम हो, उसमें हम लोग प्लांटी, यहाँ पे मेटाफाइटा ये वर्ड यूज किया गया है। प्लांट्स ये एक अलग ग्रुप है, उनके कुछ अलग कैरेक्टर है। वो क्या है ये इस चैप्टर में हमें देखने हैं। तो देखो जब भी हम लोग प्लांट्स को देखते हैं ना हमारे आजू बाजू में, तो हमें जो प्लांट्स ज्यादा करके दिखाई देते हैं, उन प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं ना, फ्लावर, फूल होते हैं। बट क्या बेटा सारे ही प्लांट के ऊपर फ्लावर आते हैं क्या? एक और बढ़िया चीज है, आपको पता होगा कि प्लांट जो है उनके सीड होती है। सीड मतलब है ना, बीज। ठीक है, तो सीड से प्लांट ग्रो होते हैं। तो बेटा क्वेश्चन आता है कि क्या सारे ही प्लांट्स में सीड होते हैं क्या? तो आंसर है नहीं है। ठीक है, तो जिन प्लांट्स में सीड बनता है उनको हम फेनेरोगैम बोलते हैं, और जिन प्लांट्स में सीड नहीं बनता, सिर्फ स्पोर्स बनते हैं, उनको हम लोग क्रिप्टोगैम बोलते हैं। अभी क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, रहस्यमय। ठीक है, क्या रहस्य भाई? तो इतना सिंपल है, गैम मतलब उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। इन प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन जो है बच्चों, वो दिखते ही नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखने पड़ते हैं, इतने छोटे होते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्रिप्टिक गैमेटिक कंडीशन। क्रिप्ट मतलब क्रिप्टिक, मतलब रहस्यमय, छोटा, छुपा हुआ, पता नहीं चलेगा ऐसा। बट फेनोरोगैम में आपको बढ़िया बड़े बड़े फ्लावर देखने को मिलते हैं, मतलब फ्लावर इज अ सेक्स ऑर्गन। तो डेफिनेटली बेटा फेनोरोगैम्स में सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं क्लियरली। तो नॉर्मल डिफरेंस है क्रिप्टोगैम में, क्रिप्टोगैम में स्पोर बनते हैं, स्पोर। ठीक है,
सिर्फ स्पोर बनते हैं। अभी स्पोर क्या है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फेनोरोगैम में सीड बनता है भैया। क्या बनता है फेनोरोगैम में? सीड और स्पोर दोनों ही बनते हैं, ठीक है। बट सीड इसमें ही बनता है, सीड इसमें नहीं बनता। तो ये एक फर्क है फेनोरोगैम और क्रिप्टोगैम। अभी क्या है, हम लोग को है ना 4 प्रकार के डिवीजन पढ़ने हैं। एक डिवीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा और थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब ऐसी प्लांट जिनमें है ना ना रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना लीफ होता है, कुछ नहीं होता। जो हम लोग आमतौर पे जो प्लांट देखते हैं ना जिसमें रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, ऐसा प्लांट नहीं होता इनका। एल्गी है, शैवाल जिसको हम लोग कहते हैं। देखो आज हमने फंगस को प्लांट मानना बंद कर दिया है, क्योंकि प्लांट्स को है ना फंजाई को प्लांट नहीं मानते, क्योंकि ये ऑटोट्रोफिक नहीं है। तो बेटा प्लांट जो है इसमें अब बात करते हैं, सिर्फ एल्गी है थैलोफाइटा में, ठीक है, ओनली एल्गी। अदर देन दिस उसके बाद ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, फिर है बेटा सीड बियरिंग। स्पर्मा का मतलब सीड होता है। स्पर्मा का मतलब क्या है? स्पर्मा का मतलब है बेटा सीड, ठीक है। तो स्पर्मेटोफाइटा, फाइटा का मतलब क्या होता है बच्चों? फाइटा, फाइटा, फाइटा का मतलब होता है बच्चों है ना प्लांट, ठीक है। तो स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या है? सीड बियरिंग प्लांट। तो फेनोरोगैम जो होते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, उनमें सीड्स भी आते हैं, तो दैट इज व्हाट द स्पर्मेटोफाइटा। तो ऐसे कौन से प्लांट है देखो, जिम्नोस्पर्मा एंड एंजियोस्पर्मी, ठीक है। अभी जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, इसमें क्या है, जिम्नो मतलब नेकेड खुला, एंजियो मतलब क्लोज्ड, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है बट फ्रूट नहीं बनता। एंजियोस्पर्म में सीड भी बनता है और फ्रूट भी बनता है, तो फ्रूट के अंदर सीड होता है। नॉर्मल है, बहुत सिंपल पॉइंट है, ठीक है। तो एक्चुअली आने वाले चैप्टर में हम लोग कितने ग्रुप पढ़ने वाले? 5। कौन कौन से हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और स्पर्मेटोफाइट, ऐसे 5। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और ठीक है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 ग्रुप हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नंबर 1 एल्गी, नंबर 2 ब्रायोफाइट, नंबर 3 बेटा टेरिडोफाइट, नंबर 4 जिम्नोस्पर्म, नंबर 5 एंजियोस्पर्म्स। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो इसी क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा अलग ढंग से भी देखते हैं। क्या आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है कि प्लांट्स में है ना पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए जाइलम नाम का ट्यूब होते हैं, ठीक है, जाइलम फ्लोएम, है ना। इनको हम लोग बोलते हैं वेस्क्यूलर सिस्टम, वेसल्स होते हैं, पाइपलाइन, ठीक है। तो ये पाइपलाइन क्या सारे प्लांट में देखने को मिलते हैं? तो आंसर है नहीं, है ना। वेस्कुलर प्लांट्स और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स ऐसा ग्रुप हम लोग कहते हैं। मतलब वेस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं? जिनमें जाइलम फ्लोएम होता है, उनको हम वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं? जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता, उन्हें हम लोग नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। वेस्कुलर प्लांट एज वेल एज दी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। बट वेस्कुलर प्लांट्स में ऐसे भी प्लांट है जिनमें सीड होता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, या तो सीड नहीं होता जैसे कि टेरिडोफाइट। तो विल सी दिस वन, ठीक है। इसको अलग ढंग से देखेंगे, यहाँ पे आपको ये क्लियरली देखने को मिलता है। देखो ये पूरा है, इसको हम समझते हैं। देखो प्लांट्स को हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांटा। एक है जिनके जो डू नॉट हैव अ डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है कि इनमें रूट, स्टेम, लीफ, है ना, ऐसी कुछ डिवीजन नहीं होती, वो डायरेक्ट फिलामेंट होते हैं, धागों जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब टोटली बस एक ही ग्रुप आएगा बच्चों, थैलोफाइटा। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? ओनली एल्गी, ठीक है। शैवाल जो होते हैं एल्गी, वो थैलोफाइटा में आते हैं, क्योंकि उनमें रूट, स्टेम, लीफ ऐसा कोई कार्यक्रम होता नहीं है, ठीक है। बट उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि कुछ है ना स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट होता है। बट ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो फिर थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है। इनमें भी एक्चुअली ब्रायोफाइट में रूट, स्टेम, लीफ नहीं होते, पर रूट जैसा, लीफ जैसा, है ना, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है बेटा ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में बेटा सीड बनता नहीं है, बट विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू यहाँ में देखने को मिलता है, ठीक है। अभी देखो, है ना, जिनमें बॉडी डिफरेंशिएटेड है, रूट, स्टेम, लीफ है ना,
और विथ वैस्कुलर टिश्यू बेटा हम लोग को दो ग्रुप देखने को मिलते हैं। बट है ना, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, मतलब देखो वेसल्स है बट सीड प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो ग्रुप कौन सा है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, और प्रोड्यूसेस सीड्स मतलब कौन से बेटा, फेनेरोगैम्स, है ना, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। उनमें दो है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझ में आए और आपको याद रहे और आप उसके क्वेश्चंस के आंसर दे पाओ। ठीक है, इसको हम ऐसे अरेंज करते हुए चलते हैं। लेट्स डू इट इन अ डिफरेंट वे। अभी तो ये मैंने बता दिया, बट होता है कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो। ठीक है, लेट्स सी दिस वन। यहाँ पे हम लोग आते हैं बच्चों एक नॉर्मल पॉइंट पे। देखो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, देखो अगर मैं प्लांट्स को डिवाइड करना चाहता हूँ दो ग्रुप में, प्लांट्स को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ बच्चों दो ग्रुप में। पहला, ठीक है, पहला ग्रुप क्या है, एक ग्रुप है जिसको मैंने कहा है ना क्रिप्टोगैम, और दूसरा है बच्चों फेनेरोगैम, बराबर। अब क्रिप्टोगैम का मतलब क्या होता है, क्रिप्टोगैम का मतलब होता है हिडन, हिडन सेक्स ऑर्गन्स, बराबर है। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स। फेनेरोगैम का क्या मतलब होता है ना, कॉन्स्पिक्यूअस सेक्स ऑर्गन्स, मतलब इनके सेक्स ऑर्गन्स बड़े होते हैं जो खुली आंखों से दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लावर या स्ट्रॉबेरी। ठीक है, बट ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स एंड सीड, ये सीड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे बेटा कौन कौन से प्लांट ग्रुप आ जाएंगे, तीन आते हैं। एल्गी क्रिप्टोगैम है, ठीक है, ब्रायोफाइट भी क्रिप्टोगैम्स होते हैं, ठीक है, और टेरिडोफाइट जो है ये भी बच्चों क्रिप्टोगैम्स होते हैं। नॉर्मल है ना। अच्छा इधर कौन कौन आएंगे भाई, दो ही आएंगे, कौन है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम बात देखें तो देखो दो ग्रुप बन गए, बड़ा सिंपल है ना। एक तरफ तीन ग्रुप, तीन लोग हैं, एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, ये क्रिप्टोगैम्स है, और फेनोरोगैम्स कौन है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, नाउ अगर मैं इसी क्लासिफिकेशन को बताना चाहूँ, जैसे कि मैं इनको बोल सकता हूँ, ये जो तीनों ग्रुप है, ये तीनों लोग हैं, इनको मैं नॉन स्पर्मेटोफाइट्स बोलूंगा। क्यों, स्पर्मा मतलब सीड होता है, तो इनमें तो सीड बनता नहीं है। बट इन दोनों को मैं क्या बोलता हूं बच्चों, स्पर्मेटोफाइटा। तो बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल वाला, क्या जो प्लांट ग्रुप स्पर्मेटोफाइट में आते हैं क्या वही फेनोरोगैम्स है, बोलो तो, खुल के बोलो, कोई टेंशन नहीं है, गलत हो गया गलत हो गया, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। एनीवन कैन टेल मी बेटा, जो फेनोरोगैम्स है, आप आवाज अपना ये कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते, बोल सकते हो बच्चों, और जितना आप बोलोगे उतना अच्छा है। ठीक है, क्या बेटा फेनोरोगैम्स मतलब ही स्पर्मेटोफाइटिक होते हैं, यस सर। बोलो। स्पर्मेटोफाइट और फेनोरोगैम एक ही ग्रुप है ना। यस सर। यस ओके, तो जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है उनमें सीड भी आता है, और उनको ही बेटा हम लोग बोलते हैं कि उनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती उनके सेक्स ऑर्गन्स को देखने के लिए। ठीक है, तो ये एक हो गया क्लासिफिकेशन। अब क्या करते हैं हम लोग, अपने ना आपके शायद 9th या 10th में पढ़ा होगा कि प्लांट्स में है ना जाइलम फ्लोएम के बंडल्स पाए जाते हैं ना, जाइलम फ्लोएम, है ना, जाइलम से पानी, वाटर, मिनरल का कंडक्शन होता है। फ्लोएम से क्या होता है, फूड का कंडक्शन होता है ना, स्टेम से रूट में, रूट से लीफ में, ऐसे वाइस वर्सा। ठीक है, तो प्लांट्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कौन कौन सा, एक होता है वेस्क्यूलर। ठीक है, पहले हम लोग नॉन वेस्क्यूलर को लिख लेते बच्चों। ठीक है, ओके, मैं इनको बोलता हूं नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा वेस्क्यूलर प्लांट्स। ठीक है,
अभी देखो नॉन वेस्कुलर का क्या मतलब है, नॉन वेस्कुलर का मतलब जिनमें है ना जाइलम फ्लोएम नहीं होते। जाइलम फ्लोएम जो है वो ऐसी कंडक्टिंग टिश्यूज होती ही नहीं है जिनमें। अच्छा इनमें कौन कौन है भाई, दो लोग आएंगे, एक है एल्गी और दूसरा है बच्चों ब्रायोफाइटा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक बंदे ने, एक ग्रुप ने अपनी पोजीशन बदल दी, टीम बदल दी भैया, धोखा दे दिया गेम में। बताओ टेरिडोफाइट यहाँ आ जाएगा, कौन आएगा बेटा, टेरिडोफाइटा इधर आ जाएगा। और कौन है बाकी, तो दो लोग है ही, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पता है बाकी ये जो है आपके सीबीएसई के पेपर में भी, नीट में भी कैसा क्वेश्चन आता है पता है, वो पूछते हैं क्वेश्चन, देखो आप अब जवाब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम। कौन बता पाएगा क्या आंसर है इसका, वेस्क्यूलर भी है और क्रिप्टोगैम भी है, ऐसा कौन है। लेट्स सी दिस वन। देखो आप अगर टेरिडोफाइट को देखोगे तो वो क्रिप्टोगैम्स में पाया जा रहा है, बट इधर देखोगे तो इसमें बेटा जाइलम फ्लोएम के बंडल्स होते हैं। तो आंसर क्या है बच्चों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। आंसर क्या है बोलो, आंसर टेरिडोफाइटा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मैंने कहा ना आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत कुछ आता है आपको, बस है ना क्वेश्चन पूछने की देरी है ना, यू आर टू इंटेलिजेंट। सो देखो यहाँ बहुत सिंपल हो गया यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, आप तो समझ गए। ठीक है, नॉर्मल है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अभी देखो हमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ब्रायोफाइटा ये जमीन के ऊपर होते हैं, मतलब एल्गी तो पूरे पानी में मिलते हैं, वाटर में एक्वेटिक होते हैं, बट ब्रायोफाइट्स पहली बार जमीन के ऊपर ग्रो होने वाले प्लांट्स आपको देखने को। तो हमको क्वेश्चन पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल मानते हैं, हम लोग सादा शब्द लिखते हैं, इजी वर्ड लिखते हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट, जमीन के ऊपर ग्रो होने वाले सबसे पहला प्लांट कौन सा है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ब्रायोफाइटा, क्योंकि ये एल्गी तो देखो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन सबसे सिंपल ये है, उसके बाद ये आए धरती के ऊपर, फिर ये आए, फिर ये आए, और अब ये तो छा गए हर तरफ, हमें यही दिखते हैं फ्लावरिंग प्लांट। आपके आजू बाजू में नजर घुमा के देखो, है ना, फ्लावरिंग प्लांट ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा जो है डेफिनेटली बेटा, है ना, इसीलिए ये सब हम लोग समझ में नहीं आते, क्योंकि हमने इनको देखा नहीं होता ना सही ढंग से, ब्रायोफाइट वगैरह को, तो इतने जल्दी हमारे पल्ले नहीं पड़ते ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लैंड प्लांट, है ना ग्रुप, है ना, तो आंसर बेटा सिंपल है, ब्रायोफाइटा इज द फर्स्ट लैंड प्लांट, आसान है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ और इसका जवाब आप दे दोगे, हाँ ठीक है, आसानी से, विच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा ध्यान से, हाँ, is the first vascular terrestrial plants। बताओ। टेरिडोफाइट्स। बिल्कुल, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना है, यहाँ पे पूछ रहा है सिर्फ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, पर यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट वैस्क्यूलर टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो मैंने जैसे बताया, पहले ब्रायोफाइट आए, बाद में टेरिडोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारा आंसर होगा टेरिडोफाइटा। क्या टैलेंट है तुम लोगों में, मैंने कहा था पहले, कोई मानता ही नहीं है, बट आई बिलीव। ठीक है, देखो बहुत आसान है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वैस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट। ओह माय गॉड, इट्स सो इजी सर। इसके अलावा कोई क्लासिफिकेशन है क्या इनका, और इसको, हाँ है ना, मैं बताता हूँ, लेट्स डू इट। देखो यहाँ पे मैं प्लांट्स को अलग ढंग से भी क्लासिफाई कर सकता हूँ, जैसे, है ना, हम लोग जब डेवलप होते हैं ना, हमारी कहानी, जायगोट बनते हैं, फिर जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, वैसे ही प्लांट में भी होता है, जायगोट बनते हैं फिर एम्ब्रियो बनता है। बट क्या सारे ही प्लांट में एम्ब्रियो बनता है, आंसर है नो।
ठीक है, तो हम लोग दो ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों थैलोफाइटा, और दूसरा ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एम्ब्रियोफाइटा। मतलब ऐसे प्लांट जिनके जिंदगी में एम्ब्रियो नाम की चीज आती है, एम्ब्रियो नाम का स्टेज आता है। ठीक है, और ऐसे प्लांट जिनके लाइफ में बेटा एम्ब्रियो जैसी कोई स्टेज आती ही नहीं है। तो थैलोफाइटा में एक ही ग्रुप आता है बेटा, वो है एल्गी। बट इधर कौन आएंगे, चारों आ जाएंगे भाई, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स। तो ये चारों जो है बेटा ऑल ऑफ फोर आर एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब है जिनमें एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो क्या आप बता सकते हो, कैन यू टेल मी एनी है ना नॉन वेस्क्यूलर एम्ब्रियोफाइट? क्वेश्चन, नॉन वेस्क्यूलर एम्ब्रियोफाइट कौन है बच्चों? ब्रायोफाइटा। बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। द आंसर इज ब्रायोफाइटा, क्योंकि उसमें जाइलम फ्लोएम बनते नहीं है, बट उसमें क्या होता है, आपको एम्ब्रियो की स्टेज आपको देखने को मिलती है। नॉन वेस्क्यूलर एम्ब्रियोफाइट। वाओ, इट्स वेरी सिंपल, कितना आसान है यार ये। ठीक है, सो ये देखो कुछ साधारण से क्लासिफिकेशन है जो कि हमें पता होने चाहिए रिगार्डिंग दी प्लांट्स। इजी है, ठीक है। अब एक बहुत नॉर्मल सा बेसिक मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। नॉर्मल बेसिक क्या है पता है? नॉर्मल बेसिक ये है कि माइटोसिस का मतलब क्या होता है और मियोसिस का मतलब क्या है। जब तक हमें इसका मतलब नहीं पता ना, तब तक हमें ये चैप्टर थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कोई भी आप जैसे कोई भी मुझे ये बता सकता है क्या कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है? आपने कभी नोटिस भी किया? So, can I answer? हाँ, यस, व्हाई नॉट? So they're both cell division processes, but mitosis happens in meiosis happens only in sex cells, हाँ, and mitosis is for all other cell division processes in the body except gametes. except gametes. Okay, very good. Okay. Anyone others? Any other one want to tell you? Tell me the any other difference, because I want that crucial thing. So one more. Crucial. Yes. So mitosis is only one process. Mitosis happens once, but meiosis happens twice. Okay. As in the same process is done twice for meiosis. Okay. Mhm. Any other word answer for this question? Anyone Sir, else? may I? Yeah, bilkul. Why not? Yes, sir. So, in mitosis, diploid cells are produced, and in meiosis, four haploid cells are Four produced. haploid cells are produced. That's it. Okay. That means just I will say right now, देखो अब हम लोग बात करते हैं आपके स्किन में ना, स्किन में सेल्स है ना, स्किन के बारे में बात करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन ना, माइटोसिस, तो माइटोसिस का क्या होगा? माइटोसिस का मतलब है इट इट मेंटेन्स मेंटेन्स प्लॉइडी। अब ये क्या होता है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, आपका जो सेल है उसमें है ना, आपके पास 46 क्रोमोसोम है ऐसा हम लोग बोलते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। विल से दिस इज 23 पेयर, है ना। तो आपके सेल में 23 पेयर है, और ये जो 23 पेयर होते हैं इसको बड़े ही ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये आगे जितना भी हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरा इसमें काम आने वाली चीज है। देखो, देयर आर 23 पेयर। अभी 23 पेयर है, तो जब ये डिवाइड करेगा तो इससे दो सेल बनेंगे, बट दोनों ही सेल में अगेन इसमें भी 23 पेयर आने चाहिए, इसमें भी 23 पेयर आने चाहिए। मतलब ये डिप्लॉयड है 2n है, तो जो डॉटर सेल बनेंगे वो 2n और 2n बनेंगे। मतलब होता क्या है, इस डिवीजन को हम लोग इक्वल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो जितने क्रोमोसोम का नंबर, जितना क्रोमोसोम का पेयर पेरेंट सेल में होता है, ठीक है, उतना ही बेटा डॉटर सेल में आएगा।
सेम टू सेम इट विल मेंटेन द प्लॉइडी एज प्लॉइड ऑफ द पेरेंट सेल। तो डॉटर सेल में उतने ही क्रोमोसोम होंगे जितने की आपको पेरेंट सेल में देखने को मिलते हैं। इसी को बच्चों हम लोग माइटोसिस कहते हैं। नाउ आई वांट टू आस्क यू दिस, व्हाट हैपेंस सपोज ये जो होता है ना, एन को हम लोग बोलते हैं मोनोप्लॉइड, एन को हम लोग कहते हैं बच्चों मोनोप्लॉइड, और 2n को हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड, 3n को हम लोग कहते हैं ट्रिप्लॉइड। इजी है ये, है ना। 4n लिखा तो क्या होगा बेटा, टेट्राप्लॉइड। 5n लिखूंगा तो क्या होगा बेटा, पेंटाप्लॉइड। नाउ आई वांट टू आस्क यू, आई हैव अ सेल हैविंग द n, ठीक है, मेरे पास एक सेल है जो पहले से मोनोप्लॉइड है, मतलब सिर्फ उसमें एक ही सेट है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम इसके अंदर है। तो क्या ये माइटोसिस करेगा? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी, क्या ये माइटोसिस करेगा? नो सर। क्या ये माइटोसिस कर पाएगा? एनी वन ऑफ यस? तो आंसर इज यस इट कैन। Why? बिकॉज उसको इक्वल डिवीजन करना है। n है तो 2 डॉटर सेल मिलेंगे और दोनों ही डॉटर सेल में n नंबर ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो माइटोसिस इज पॉसिबल ऑफ एनी सेल, ठीक है, किसी भी नंबर का। अगर इसमें 2n है, जैसे कि हमने ये वाला केस लिया, तो इससे जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें 2n आएगा, है ना। ये देखो इसमें ऐसा क्यों होता है ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम माइटोसिस मेयोसिस को रियल में पढ़ते हैं। बट आपको अभी इतना याद रखना है कि कोई भी प्लॉइडी हो सेल में, जितना भी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो, सेम आपको डॉटर सेल में मिलेंगे, ठीक है। चाहे अगर सेल टेट्राप्लॉइड है तो बेटा डॉटर सेल में भी टेट्राप्लॉइड आएगा, अगर पेरेंट सेल पेंटाप्लॉइड है तो डॉटर सेल में भी पेंटाप्लॉइड आएगा, अगर है ना पेरेंट सेल हेक्साप्लॉइड है तो डॉटर सेल में भी हेक्साप्लॉइड आएगा, अगर पेरेंट सेल हेप्टाप्लॉइड है तो बेटा डॉटर सेल में भी हेप्टाप्लॉइड आएगा, अगर बेटा वो पेरेंट सेल ऑक्टाप्लॉइड है तो डॉटर सेल में भी ऑक्टाप्लॉइड आएगा। मतलब ये है कि माइटोसिस में इक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। जितना पेरेंट में होगा वैसा ही अमाउंट बेटा डॉटर सेल में आता है। एवरीवन इज क्लियर? यस सर। इसको कहते हैं इक्वल डिवीजन, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द मियोसिस, सिंपल डिफरेंस। जब हम लोग मियोसिस के बारे में बात करते हैं, फॉरगेट अबाउट कि वो कितने सेल बनाएगा, व्हाटएवर मे बी। देखो ये मेरे पास सेल है, इसमें 23 पेयर है। ऑब्वियसली बेटा ये 4 सेल बनाता है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 2n है, डिप्लॉइड सेल है। बट इससे जब भी आपको 4 डॉटर सेल मिलेंगे, हर एक में सिर्फ 23 क्रोमोसोम आएंगे, 23 पेयर नहीं आएंगे। इसीलिए ये डॉटर सेल सिर्फ मोनोप्लॉइड होंगे, n n n n। बट अब आपको समझना है कि मोनोप्लॉइड क्या है। यहाँ पे n आया मतलब एक ही बार है ना क्रोमोसोम का सेट आता है, तो इसीलिए इसको मैं मोनोप्लॉइड बोलता हूँ। बट इजंट इट इट्स एन एग्जैक्ट हाफ ऑफ द पेरेंटल प्लॉइडी। पेरेंट में जितना है उसका हाफ है ना ये। अरे पेरेंट 2n है तो डॉटर सेल में n आया ना, तो इट्स हाफ। तो इसीलिए मैं मोनोप्लॉइड को हैप्लॉइड कहता हूँ। क्या आपने हैप्लॉइड ये टर्म सुना है पहले कभी? Yes, sir. So what is haploid? So one haploid consists of only one. No. Haploid consists of only one. What is haploid? No, it is the half of the parental ploidy. ठीक है। पेरेंट में जो प्लॉइडी है उसका एग्जैक्ट हाफ आ जाना, इसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो ऐसे डिवीजन को जिसमें है ना हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं उसको हम लोग मियोसिस कहते हैं, या उसे मैं रिडक्शन डिवीजन कहता हूँ। क्या कहता हूँ उसे मैं? रिडक्शन डिवीजन कहता हूँ। नाउ सपोज इफ आई विल हैव दिस n, सो इज इट पॉसिबल इसका हैप्लॉइड बनेगा, है ना? तो आंसर है इट्स इम्पॉसिबल। इसका हैप्लॉइड नहीं बन सकता क्योंकि वो पहले ही मोनोप्लॉइड है, अब उससे कम कुछ होता ही नहीं है। तो मोनोप्लॉइड से मोनोप्लॉइड ही बन सकता है, उससे और कुछ नहीं हो सकता। बट मेरे पास एक डिप्लॉइड सेल है 2n, तो इसका हो सकता है क्या? आंसर इज यस। 2n से हाफ हो गया, दैट इज n, मतलब डिप्लॉइड से मोनोप्लॉइड बन गया।
ये पॉसिबल है, बट इज इट पॉसिबल ऑफ द 3n? सो आंसर इज नो। ट्रिप्लॉइड का हाफ नहीं हो सकता, मतलब है ना 1.5n नहीं होता, या तो वो सेट होगा या तो कंप्लीट सेट होगा या तो नहीं होगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मतलब जब 3 एम्प्लॉयड है तो बेटा उसका हैप्लॉइड नहीं मिलता। यस, बट अगर बेटा 4n है, 4n है मतलब पेरेंट सेल अगर 4n है, टेट्राप्लॉइड है, तो यस इट शोज द मियोसिस एंड इट विल फॉर्म द 2n। दो सेट एक सेल में चले जाएंगे, दूसरे दो सेट दूसरे सेल में चले जाएंगे। इस तरह से हमें 4n से 2n मिलता है। सेम वे इफ आई विल आस्क 5n सेल है तो क्या इसका मियोसिस हो सकता है? आंसर है नो। देन आई विल राइट डाउन द 6n, क्या इसका मियोसिस हो सकता है? तो आंसर इज यस, इट विल फॉर्म 3n डॉटर सेल्स। देन देयर इज 7n, क्या इसका मियोसिस हो सकता है? नो। तो बेटा 8n है तो क्या इसका मियोसिस हो सकता है? आंसर इज यस 4n। अब आप बिल्कुल पूछ सकते हो क्वेश्चंस, बोलो। तो व्हाट इज मियोसिस, ये मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। मियोसिस का मतलब है कि पेरेंट में जितना भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसका एग्जैक्ट हाफ हो जाता है अगर पेरेंट इवन नंबर के क्रोमोसोम सेट रखता है, तो ऑड नंबर में होगा नहीं। ठीक है, एनी ऑड नंबर प्लॉइडी कैन नॉट शो द मियोसिस। ये हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। सिंपल डिफरेंस, सिंपल चीज यहाँ पे क्या है, मैं हैप्लॉइड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट इज हैप्लॉइड? हैप्लॉइड का मतलब है कि पेरेंट में जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है एग्जैक्ट उसका हाफ हो जाना। ठीक है, हाफ प्लॉइडी हो जाना, दैट इज अ हैप्लॉइड। So n is also haploid, 2n is also haploid, 3n is also haploid, 4n is also haploid. But condition is 4n is the haploid of the 8n. Correct है क्या? अरे करेक्ट है क्या? 4 is the half of 8. Yes or no? Yes, sir. 4 is the half of 8. 3 is the half of 6. So that is haploid का मतलब monoploid नहीं होता. n is not a haploid. n is the haploid of diploid. That is the perfect statement. आपका concept clear है? Yes, sir. बट एक्चुअली n का क्या मतलब है? n इज मोनोप्लॉइड। n का क्या मतलब बेटा? n इज मोनोप्लॉइड। एवरीवन इज क्लियर? n क्या है बच्चों? मोनोप्लॉइड। Monoploid. एक ही बार सेट है बस, वन टाइम सेट प्रेजेंट होना, इसको हम लोग बोलते हैं n। नंबर ऑफ प्लॉइडी, नंबर ऑफ सेट ओनली वन, दैट इज n। नंबर ऑफ सेट 2, 2n। नंबर ऑफ सेट 3, 3n। यस और नो? ठीक है, तो नंबर ऑफ सेट्स को हम लोग कुछ वर्ड लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द, है ना, उसे हम लोग कहते हैं x। x क्या है? x इज द बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ये फिक्स्ड है बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन सेल के लिए x इज इक्वल टू 23। या तो जैसे कि पी प्लांट है, पी प्लांट में x इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये x अगर एक ही बार रिपीट हुआ तो n, दो बार रिपीट हुआ तो 2n, तीन बार रिपीट हुआ तो 3। तो यही सेट अगर बार बार आपको दिखाई देता है 3 बार तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आती है? सो देयर इज डिफरेंस, x इज डिफरेंट। x इज द बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फिक्स्ड है। ठीक है, सो ऑन दैट बेसिस प्रीवियस ईयर का बेटा मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। pea plant consists of, a pea plant consists of 28 chromosome. What will be its X haploid and 2n condition? ठीक है, ऑप्शन 1, the answer should be the 7, 7, 14, or option 2, it's a 7, 14, 14, option 3,
It's a 7, 14, 7, and option 4. It's a 7, 7, 7. Let's tell me. क्योंकि इस क्वेश्चन से हम लोग उस कंसेप्ट को पूरा समझ लेंगे, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जवाब दे पाओ, इसीलिए मैंने क्या किया, इसके बिल्कुल जस्ट पहले आपको एक मैंने इंफॉर्मेशन दी। वो क्या थी बताओ? मैंने ये कहा था कि पी प्लांट जो होता है उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है 7। कैन यू सी दिस? यस बेटा, हाँ। तो डेफिनेटली बेटा जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर X इज ऑलवेज 7, इट विल नेवर चेंज। यस और नो? है ना? Yes, sir. Yes, sir. नाउ ऑब्वियसली बेटा मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं इस क्वेश्चन को, तो ठीक है ये तो हो गया। बट अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर बेटा P का X इज इक्वल टू 7 है, मुझे पता चल गया, तो व्हाट इज हैप्लॉइड? इसका हैप्लॉइड क्या होगा? You can't half 7, right? Why not? Why not? So it's an odd number. So it's an odd number. As per you said, odd numbers cannot be divided. Where is odd number? I don't have any odd number. A pea plant consists of 28 chromosomes. So where is odd number? Even. देखो कंसेप्ट समझाता हूँ मैं। देखो अगर X 7 है बेटा तो N कितना होना चाहिए? 7 ही होगा, क्योंकि एक ही बार आएगा, बराबर है। N में कितने क्रोमोसोम होंगे? 7 होंगे। अच्छा 2N में कितने होंगे बच्चों? 14, क्योंकि 2 बार सेट आएगा, 7 + 7, करेक्ट है। अच्छा 3N में कितना होगा बताओ? 21, क्योंकि 3 बार सेट रिपीट होगा, 7 + 7 + 7, ठीक है। अच्छा 4N में कितना होगा बेटा? बोलो 28। बहुत बढ़िया। तो 4N टेट्राप्लॉइड में 28 क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? देखो तो ध्यान से, अ पी प्लांट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी क्रोमोसोम? 28 क्रोमोसोम। मतलब ये प्लांट टेट्राप्लॉइड है क्या? Yes. Yes. बिल्कुल बढ़िया। सो द आंसर इज वेरी सिंपल। पी प्लांट जो गिवन प्लांट है, गिवन प्लांट इज 4N। सबको समझ में आया क्या बच्चों? सब लोग क्वेश्चन पूछो आप। तो जो गिवन प्लांट है वो हमारा कैसा है बच्चों? 4N है ना? इज इट 4N और नॉट? यस। कैसे है 4N? मैंने अभी समझाया, क्योंकि बेसिक क्रोमोसोम नंबर हमें पता है, वो चेंज नहीं होगा। X = 7। एक बार X आया तो N, 2 बार X आया तो 2N, 3 बार X आया तो 3N, 4 times X will be 4N. So it is 28 and it is given. Because given plant is 4N because it is 28 chromosomes. Right now, what should be its haploid then? Haploid का क्या मतलब है? पेरेंट अगर 4N है तो बेटा, पेरेंट अगर 4N है तो क्या हो जाएगा? Haploid will be 2N. तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ दो इसमें से अभी पूरा? Second option is correct. Now you got it. Yes. सबको आया क्या आंसर? Yes everyone. Yes sir. X is 7, haploid is 14 and 2N is also 14. Same ही है वो haploid और 2N, ठीक है। तो if this is there, this type of the maturity is required, ठीक है। Not that much, बहुत आसान है ये। अभी क्या आप पहली बार देख रहे हो तो होता है, बाकी धीरे धीरे ये सब आएगा। सो किसी को भी मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नॉर्मल बताओ, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक होता है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई में X = 4 होता है, बराबर है। अब मैंने कहा कि एक फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, उसमें 20 क्रोमोसोम्स है। तो आप क्या इसकी प्लॉइडी बता सकते हो मुझे? एक फ्रूट फ्लाई है जिसमें 20 क्रोमोसोम्स है, इट हैज 20 क्रोमोसोम्स। कैन यू टेल मी द प्लॉइडी ऑफ दिस फ्रूट फ्लाई राइट नाउ? Yes sir. It's क्या होगा बताओ? 5N. 5N, बिकॉज X अगर 4 है तो N भी क्या होगा? 4, 2N क्या होगा? 8, 3N क्या होगा? 12, 4N क्या होगा? 16 16 और 5N क्या होगा? 20
बहुत बढ़िया। सो इट्स 5 and 20। अब इसका हैप्लॉइड बन सकता है क्या? Yes, sir. नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज 5n। इसका हैप्लॉइड नहीं बन सकता बिकॉज 5n इज द ऑड प्लॉइडी। यस, अभी तो समझ लो। हाँ सर। यस, 5n की प्लॉइडी हाफ नहीं Yes, हो sir. सकती, नहीं हो सकता। हाँ, 4n होता तो बन सकता था, अगर 12 होता तो भी नहीं हो सकता था, क्योंकि 3n है। 3n का हाफ नहीं होगा। 4n का हो सकता है, 2n का हो सकता है। आई थिंक यू गॉट इट। यस सर। सबको आ गया है? जैसे कि देखो, मान लेते हैं हम लोग अनियन के बारे में बात करते हैं। अनियन प्लांट आप जानते हो, उसका x इज इक्वल टू 14 है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब ये रॉन्ग है बट मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 14 ऐसा मान लेते हैं। ठीक है नाउ, अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैंने ये बोला कि है ना, एक अनियन सेल है जिसमें 38 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो इसका प्लॉइडी कितना होगा? बहुत आसान है ना। तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। सही बात है। इसका मतलब या तो x गलत है या तो ये गलत है कि नहीं? पक्का? अगर मैं यही बोलूं कि हाँ 28 क्रोमोसोम, तो आपको समझ में आ जाएगा। यस, आई नो इट, बिकॉज यू नो द नंबर। इफ यू नो द नंबर यू कैन अंडरस्टैंड दैट ओके, तो पॉसिबल है। तो ये क्या हो गया बेटा? इट इज इक्वल टू 2n। करेक्ट है ना? सब लोग आ गए? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे आएगा? नहीं आएगा। दिस इज पॉसिबल। यस, इट्स पॉसिबल। 28। ओके, 2 बार 14 होगा तो ही 28 आएगा। मतलब ये डिप्लॉयड है, तो इसका मियोसिस हो सकता है? हो सकता है सर, n होगा। अच्छा, एवरीवन इज क्लियर? समझ रहे हो ना आप लोग? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो हमारा बस टारगेट इतना है, हमें कुछ भी माइटोसिस मियोसिस नहीं पढ़ना है। मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि जितनी प्लॉइडी है उतनी प्लॉइडी मेंटेन रहेगी, माइटोसिस है। जितनी प्लॉइडी है उसकी हाफ हो जाएगी एग्जैक्ट, अगर वो इवन नंबर है तो इवन प्लॉइडी की हाफ हो जाएगी, उसको मैं मियोसिस कहता हूँ। दैट वाज माय ओनली पॉइंट। यस, एवरीवन क्लियर? Yes, sir. So what is mitosis? A equal division. What is meiosis? It is a reduction division of a even ploidy. Correct है? Yes, everyone. Clear है क्या बच्चों? Yes, sir. Clear है. बहुत बढ़िया। सर आप एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो? बिल्कुल। ये क्या है आपके पास? ये साइड है, ये देखो। नोट करना है तो कर लो भाई। हाँ ठीक है। ओके, नाउ देखो, हम तो प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं सर, ये बीच में आप भलता ही कुछ तो लेके आ गए। तो मैंने कहा कि माइटोसिस मियोसिस में एक्चुअल डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम यूज करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, जब हम लोग एक्चुअली प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। whenever we are going to study about the plant, we are going to use these concepts। ये सारे कंसेप्ट हम आज ही यूज करेंगे, क्योंकि अभी ताजा ताजा पड़ा है ना। गर्मा गर्म तेल से निकाला हुआ है, गरम गरम, तो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन आई वांट टू आस्क यू, अगेन एंड अगेन आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज माइटोसिस एंड मियोसिस? आंसर इज वेरी सिंपल। माइटोसिस का मतलब सर, जितना पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर होता है ना, उतना ही डॉटर में रहता है। वेरी गुड, बतना बस संपर्क खत्म। यस। अच्छा, मियोसिस क्या है रे? तो सर वो है सर, जो पेरेंट में जितना क्रोमोसोम नंबर होता है ना, उसका आधा हो जाता है प्लॉइडी। अच्छा, हैप्लॉइड होता है। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्या हैप्लॉइड हमेशा एन होता है? नहीं सर, हैप्लॉइड हमेशा एन नहीं होता। हैप्लॉइड का मतलब है पेरेंट में जितना उसका आधा, मतलब हैप्लॉइड है। ओहो, ऐसा है। तो एन क्या है सर? एन तो मोनोप्लॉइड है। अच्छा, ओहो। तो सर बुक्स में एन को हैप्लॉइड क्यों लिखा रहता है? अरे भाई, दुनिया भर में जितने ऑर्गेनिज्म नॉर्मली सब डिप्लॉइड है, इसीलिए एन इज हैप्लॉइड बाय डिफॉल्ट। अरे क्लियर है क्या? यस सर। दुनिया भर में जितने भी प्लांट है, मैं हूँ, तुम हो, प्लांट है, आंट है, ठीक है, आंटी है, जो भी है, सब लोग डिप्लॉइड है। इसीलिए उनके जो भी गैमेट बनेंगे वो सब हैप्लॉइड है। बाय डिफॉल्ट एन इज हैप्लॉइड, अदरवाइज एन इज अ मोनोप्लॉइड एक्चुअली। ठीक है, करेक्ट है? ओह माय गॉड, इट्स सिंपल सर, ये तो आसान है। ओह, आगे बढ़े। नाउ थोड़ा सा क्रूशियल पॉइंट पे आते हैं।
प्लांट्स की तरफ बेटा अपना रुख करते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस। प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें, क्या बात कर लेंगे हम लोग, बड़ा ध्यान से चीजों को समझना बच्चों। अभी जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, वो इस पूरे चैप्टर को समझने का चाबी है। ठीक है, इट्स अ की। ठीक है, सब लोग क्लियर, रेडी, रेडी टू अंडरस्टैंड, रेडी टू ग्रास्प? यस। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो रे हैं। हाँ बस बस, चलो चलो शुरू करते। तो हम लोग जो पढ़ने वाले वो क्या है मैं बताता हूँ, है ना। हम लोग पढ़ने वाले बेटा लाइफ साइकिल के बारे में। हमारे पास कितने ग्रुप है भाई? 5 ही ग्रुप है यार, है ना। एक है एल्गी, एक है ब्रायोफाइट, एक है टेरिडोफाइट, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ऐसे 5 लोग हैं। इनके हर एक के जिंदगी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनके लाइफ में हम घुस के इनकी स्टोरी समझेंगे। तो चलो, पहली एक टाइप है स्टोरी की, है ना। अलग अलग होती है ना मूवीज, रोमांटिक होता है, एक्शन मूवी, थ्रिलर मूवी, हॉरर। हॉरर तो कॉमेडी होता है एक्चुअली, है ना, डर तो लगता नहीं, बट होता है ना, वैसे ही है यहाँ पे लाइफ साइकिल है ना, अलग अलग प्रकार। तो बस है ना, पहला लाइफ साइकिल समझते हैं बच्चों। पहला लाइफ साइकिल का टाइप होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये क्या है सर? अजनबी नाम बता रहे हो, चलता है। दूसरा, भैया आपका आवाज बंद कर दो। कौन है एकदम रिक्शा वाले जैसा चिल्ला रहा? मुझे नहीं आना तेरे ऑटो में। सेकंड बेटा, सेकंड चीज बहुत ही सिंपल है, उसको हम लोग कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अंडरस्टैंड दिस। ये 3 अलग अलग प्रकार के लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। ध्येय मालडे, मालडे ये कौन है? सॉरी सर, गलती से अनम्यूट हो गया। हाँ तो फिर भी क्लास तो कर रहा है ना तू बच्चा। अब ये नहीं समझ लेगा तो पूरे आने वाले 5 दिन 5 लेक्चर में कंफ्यूज रहेगा तो दूसरा कुछ नहीं है ना। देखो, थोड़ा साइलेंस की आपको जरूरत है ये, क्योंकि ये लेक्चर है भाई, है ना। और आप ये बिल्कुल नॉर्मली समझ लो। हम तो मजे मजे में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट यू नो इट इज मोर देन 9th एंड 10th। जो आपने 9th 10th में पढ़ा है उससे तो थोड़ा बहुत ज्यादा होगा ही ना 11th 12th में, है कि नहीं? yes, है ना। तो बिल्कुल बेटा उसको थोड़ा सा आपको सीरियसली फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आपके आजू बाजू ऐसा एटमॉस्फेयर मत रखो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो। ठीक है, तो हम तो ये नहीं चाहते। ठीक है, सो एनीवे, कोई बात नहीं। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऐसे 3 प्रकार के लाइफ साइकिल हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब देखो, अब यार यहाँ पे समझना कैसे है, क्या है, मैं आपको एक सादी बात बताता हूँ। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है ना। होता क्या है रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एक नॉर्मल सा मुद्दा, उसमें क्या होता है, एक गैमेट है जो कि हैप्लॉइड है, एन मान लेते ये मेल गैमेट है या स्पर्म है। ठीक है, ये है ना, एक दूसरा गैमेट है जिसको हम फीमेल गैमेट बोलते हैं, वो भी हैप्लॉइड है। ये है एग सेल, बराबर। अब ये स्पर्म ट्रैवल होकर के एक सेल तक पहुंचेगा बड़ी मुश्किल से। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो है बेटा यूनियन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगेमी, बराबर, फर्टिलाइजेशन। नोटिस करना, यहां मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, गैमेट इज हैप्लॉइड, गैमेट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड वर्ड यूज कर रहा हूं, है ना। यस और नो? अच्छा, तो बेटा जब ये दोनों मिल जाएंगे, इनके मिलन से क्या होगा? आंसर इज सर, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हो, इससे मिलेगा जाइगोट। ओहो, तो ये कैसा होगा जाइगोट? सर वो डिप्लॉयड होगा। क्या बात है, मतलब फर्टिलाइजेशन से एन और एन दोनों हैप्लॉइड मिलने से एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ये कहानी आपको हर प्लांट में और हर एनिमल में जिसमें जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सब में दोहराती हुई दिखाई देगी। सेम कहानी है, ठीक है, चेंज नहीं होगा ये जैसे के वैसे। बट इसके बाद और इसके पहले, है ना, ये गैमेट कहाँ से आए और इन जाइगोट के बाद में क्या होगा, ये कहानी थोड़ी थोड़ी ट्विस्ट में बदलती है। मतलब इन ट्विस्ट को हमें समझना है।
कि हैप्लॉन्टिक में ये कहानी कैसी है, डिप्लॉन्टिक में ये रहेगा कॉमन, एक हीरो है एक हीरोइन है, वो मिलते हैं फिर फाइटिंग हो ये सब कुछ, बट शुरुआत अलग होती है, एंड अलग होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हर कहानी में हर मूवी में बेटा ये कॉमन चीज छोड़ के सब बाकी होता है, बाकी कहानी है बट ये सब रहेगा। अब देखो, अब यही चीज हमें समझना है यार, हैप्लॉन्टिक में क्या होगा, डिप्लॉन्टिक में क्या होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होगा। तो सबसे पहली कहानी लेते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। जस्ट अंडरस्टैंड माइटोसिस मियोसिस का क्या मतलब है। नाउ आई विल शो यू द फर्स्ट केस। पहली कहानी बच्चों है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बात है, ओके, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हमको क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, उससे मतलब है, बाकी कुछ नहीं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो मेरे पास एक गैमेट है हैप्लॉइड, दूसरा गैमेट है हैप्लॉइड, बराबर। इन्होंने एक दूसरे को देखा, आंखों में आंखें डाली और खुद एक दूसरे में मिल गए, बराबर, और बन गए बेटा 2n। क्या बना 2n? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बना। क्या प्रोसेस हुई रे, सब लोग बताओ। सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, है ना। सिन मतलब फ्यूज हो जाना, गैमी मतलब गैमिट का फ्यूजन। ठीक है, तो ये जाइगोट बना। अब यहाँ पे बड़ी मजेदार बात ये है कि ये जाइगोट तुरंत मियोसिस करता है। इसमें हो जाता है मियोसिस। मतलब जब मियोसिस करता है तो जो एक्चुअली अडल्ट बॉडी बनती है, जो भी बेटा उससे नया प्लांट बनता है, एडल्ट प्लांट बनता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा हैप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि मियोसिस से बना। जब भी मियोसिस होगा, ठीक है, जब भी मियोसिस होगा तो 2n से n बनेगा। करेक्ट है ना, ये तो अभी पढ़ाया मैंने। 2n से n होगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड हो गया यार। ठीक है, तो जब आप एल्गी को देखोगे ना, एल्गी, तो सारे एल्गी जितने शैवाल होते हैं बेटा पानी में तैरने वाले, सारे हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड, उनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है, एन होती है, क्योंकि उनके जाइगोट ने मियोसिस किया है। बात क्लियर है? नाउ मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा प्यारे बच्चों। अब ये जो एडल्ट है, इसके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन बनेंगे वो कैसे होंगे बताओ? वो भी हैप्लॉइड होंगे। और ये जो हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन को अगर हैप्लॉइड ही गैमेट बनाना है तो कौन सी प्रोसेस करेगा? वो मियोसिस करेगा या माइटोसिस? बोलो। मियोसिस। मियोसिस नहीं करेगा, एन से एन बनना है। माइटोसिस करेगा। हाँ, माइटोसिस करेगा। यही तो अभी तक पढ़ाया मैंने, इक्वल डिवीजन मतलब माइटोसिस। क्लियर है क्या रे? तो बता सकते हो इसके जिंदगी में मियोसिस कब हुआ? जाइगोट में मियोसिस हुआ। माइटोसिस कब हुआ? गैमीट बनाते समय माइटोसिस हुआ। क्या बात है सर, ये कहानी है। ओहो, क्लियर है क्या? बताओ। यस सर। इसकी जिंदगी में मियोसिस कब हुआ? जाइगोट बनते ही मियोसिस। इसीलिए मैं इस चीज को बोलता हूं जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलता हूं इसको मैं? जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस। बढ़िया है। अब इसी के साथ साथ एक और कहानी बताता हूँ, सिंपल। सेकंड स्टोरी। ठीक है, लो यहाँ पे आते हैं। सेकंड स्टोरी सुन लो आप लोग, कहानी वैसे ही शुरू होगी। ये देखो, ये है हैप्लॉइड गैमेट, ये है हैप्लॉइड गैमेट। दोनों गैमेट ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक दूसरे में उलझ गए भाई। ठीक है, यही जिंदगी का सच है। बन गया जाइगोट डिप्लॉइड। करेक्ट है, 2n, बराबर। क्या प्रोसेस हुई थी बच्चों? सिनगेमी। कहानी वही शुरू हुई, वैसे ही शुरू हुई, वही है। बट अब जो होगा वो अलग होगा। अब क्या होगा बताता हूं। इन प्लांट्स में जो एडल्ट बॉडी बनती है वो होती है डिप्लॉइड, 2n। आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ जो आपके सामने दिख रहा है वो सारे डिप्लॉइड है, 2n है। देख सकते हो खिड़की के बाहर, अपने आप को देखो, आप भी डिप्लॉइड हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट भी 2n है, आप भी 2n हो, मतलब क्या हुआ होगा बता दो? माइटोसिस। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, माइटोसिस हुआ। अरे सर, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, मजा आ रहा है, वाह वाह, ये तो अलग कहानी है, हिट होगा सर, है ना। देखो यहाँ पे ये फर्क दिख रहा है आपको। बट एडल्ट माइटोसिस करके
2n बना है, तो बेटा अडल्ट के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन्स आएंगे वो कैसे होंगे? डिप्लॉयड ही होंगे ना, सेक्स ऑर्गन्स भी डिप्लॉयड होंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस सेक्स ऑर्गन को अगर गैमिट बनाने हैं तो क्या करेगा ये? तो बिल्कुल, क्योंकि ये डिप्लॉयड है या गैमिट्स हैप्लॉयड है, तो क्या करेगा? मियोसिस। क्या बात है, क्या टैलेंट है तुम लोगों में। तो बेटा यहाँ पे जो मियोसिस है वो तो गैमेटोजेनिक मियोसिस है, मतलब गैमिट बनाने वाला मियोसिस। फर्क दिख रहा है क्या दोनों में? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा मैं, बड़ा ध्यान से देखना है। ये जो है ना पहला वाला लाइफ साइकिल, इसमें इसके जिंदगी में इनके लाइफ में हर चीज बेटा हैप्लॉइड है। पहली वाली लाइफ साइकिल ना, गैमीट भी हैप्लॉइड होते हैं, सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होते हैं, देख सकते हो, गैमीट भी हैप्लॉइड, सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड, पूरी उसकी बॉडी भी हैप्लॉइड। इनके जिंदगी में एकमात्र चीज डिप्लॉइड बनती है, वो क्या है? जाइगोट। तो जाइगोट के अलावा कुछ भी इनमें डिप्लॉइड नहीं होता, एवरीथिंग इज हैप्लॉइड। तो किसका डोमिनेंस है, हैप्लॉइड का या डिप्लॉइड का? किसकी ताकत ज्यादा दिखाई दे रही है, किसका एग्जिस्टेंस? हैप्लॉइड का। तो इसीलिए इस लाइफ साइकिल को मैं क्या बोलता हूँ, बोलो? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ में आया क्या? यस सर। जो मैं 3 बार रिपीट करता हूँ, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जाइगोटिक मियोसिस, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जाइगोटिक मियोसिस, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जाइगोटिक मियोसिस। सर ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। जाइगोट मियोसिस करेगा तो ही तो अडल्ट हैप्लॉइड बनेगा, नहीं तो बनेगा कैसे? नहीं बन सकता। अरे श्योर है क्या? अरे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब कौन सा मियोसिस? जाइगोटिक। जाइगोट ने मियोसिस हुआ तो ही एडल्ट हैप्लॉइड बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। प्यारे बच्चों नोटिस करो, ठीक है। अब देखो नीचे वाली कहानी पे चलते हैं, इसमें थोड़ा नोटिस करना आप लोग। इसके लाइफ साइकिल में सेक्स ऑर्गन डिप्लॉयड है, एडल्ट डिप्लॉयड है, जाइगोट डिप्लॉयड है, एकमात्र ऐसी चीज हैप्लॉइड बनती है जिनको हम लोग बोलते हैं गैमेट। गैमेट ही हैप्लॉइड है, बाकी सब डिप्लॉयड है। देख रहे हो क्या? एवरीथिंग इज गैमेट के अलावा। प्यारे बच्चों देख लो ना यार, झूठ तो नहीं बोल रहा, आपके सामने बनाया है। गैमेट के अलावा कोई चीज है जो हैप्लॉइड है? नहीं है। तो किसका डोमिनेंस है बताओ यहाँ पे? जाइगोट का, एडल्ट का, सेक्स ऑर्गन सब डिप्लॉयड है ना, तो सब कुछ डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का डोमिनेंस है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ बच्चों? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या लिखा रे, टाइप साइकिल क्या हो गया? ऐसे होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया। आसान है यार ये तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब गैमेटोजेनिक मियोसिस। गैमेट बनाते समय आप इंसान हो, आप ह्यूमन बींग्स हो, आप अपने बारे में सोचो, अपने खुद के बारे में सोचो, आपके हाथ पैर नाक मुंह, ठीक है, आपका बॉडी का हर सेल बेटा डिप्लॉयड, ठीक है। आपके जो गोनैड है, ओवरीज, टेस्टिस, वो भी डिप्लॉयड है, मतलब सेक्स ऑर्गन्स आर आल्सो डिप्लॉयड। आपके बॉडी में सिर्फ स्पर्म और एक सेल ही हैप्लॉइड बनेगा, यस और नो? तो आप कौन सा लाइफ साइकिल फॉलो कर रहे हो, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक? टेल मी। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बहुत बढ़िया। आप डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो कर रहे हो, इजी है ना ये? खुद के बारे में सोचो तो समझ में आता है, इतना तो हो ही सकता है ना? तो हम लोग जाइगोट बनते हैं पहले, हमें बताते हमारे माँ है ना, एकदम दादा परदादा, छोटे छोटे हम लोग बच्चे होते तो हमें कहानी बताते हैं हमारे लोग। मैं जब छोटा था, मैं नंगे पैर जाता था, बीच में नदी आती थी, कूद जाता था, तैर के जाता था, पर स्कूल जाता था। तू तो रो रहा है, ऐसे बोलते थे। अगर आप पूछो दादाजी आप कितने छोटे थे, तो पता है कहानी कहाँ से शुरू होती है? जब मैं जाइगोट था, मैं एक सिंगल सेल था, मैं मदर के वॉर्म में, यूटेरस में, फैलोपियन ट्यूब से मूवमेंट कर रहा, तब से कहानी शुरू होती है भाई सबकी, हमारी। एवरीवन हैव द लाइफ एंड अ स्टोरी बिगिंस फ्रॉम द जाइगोट। आपकी कहानी जाइगोट से शुरू हो गई, ठीक है। तो आप जब जाइगोट थे, फिर जाइगोट से माइटोसिस होकर के बेटा 2 सेल वाले बने,
10 सेल वाले बने, एम्ब्रियो बने। एम्ब्रियो में हाथ आया, पैर आया, नाक आया, मुंह आया, पूंछ भी आया, टेल आया, गिल्स थे, टेल्स हट गए, गिल्स हट गया, है ना। बच्चे बने, इन्फेंट बने, पैदा हुए, नाचने लगे, रोने लगे, ठीक है, और आज आप यहाँ पे पहुंच गए। बट आपकी कहानी में ये सिंपल है कि आप जायगोट से शुरू हुए और जायगोट ने माइटोसिस किया, ना कि मियोसिस, है ना, बराबर। सर एग्जाम्पल बताओ सर, इसमें एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है यार। इसमें एग्जाम्पल है बच्चों, जितने भी एल्गी पाए जाते हैं, ठीक है, वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। इवन बेटा फंजा है जो है पुरुषी, ये भी बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, ठीक है। एल्गी और फंगस जो है बेटा, वो इसका बढ़िया एग्जाम्पल है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। बट सर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का प्लांट्स में एग्जाम्पल है बच्चों जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। यस सर। तो ये 2 एग्जाम्पल है सर। 5 में से 3 तो खप गए, एल्गी उधर है ना हैप्लॉन्टिक में आया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक में आ गया। बाकी 2 का क्या है, बाकी जो 2 है ना, कौन कौन, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, उनकी कहानी क्या है। अभी उनकी कहानी के बारे में थोड़ा मुश्किलात है, थोड़ा सा बेटा हमें और भी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, तब जाके उनकी कहानी समझेगी। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको सादे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सादे क्वेश्चन का आंसर दे दो बेटा। मैं जब भी आपसे ये पूछूं, कभी भी पूरे 2 साल में जब भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जब मैं बोलूंगा जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा लाइफ साइकिल आपके दिमाग में आना चाहिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बहुत बढ़िया। और जब भी मैं बोलूंगा गैमेटोजेनिक मियोसिस, आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक और बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप मुझे प्लांट्स में ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। एल्गी, एल्गी है ना, एल्गी है जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। यस और नो, वेरी सिंपल। ओके, क्या आप मुझे ऐसे 2 एग्जांपल बता सकते हो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करने वाले, बोलो। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। बहुत ही बढ़िया यार, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, दैट इज व्हाट द पॉइंट, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। देखो ये अंडरस्टैंडिंग पे है सब कुछ। आपको अगर ये लग रहा हो कि बायोलॉजी रट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं है। थोड़ा इंटरेस्ट लो, स्टोरी है, स्टोरी सिंपल, एंड देन यू विल नो एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स। कुछ भी नहीं, ठीक है। मुझे देखो, देखने की जरूरत ही नहीं, मैं तो है ना डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। नो नीड ऑफ ऑब्जर्विंग, बस थोड़ा सा इसको बेटा अपने आप को स्टोरी में डाल दो, हो जाएगा। अभी चलो यार थोड़ा सा अलग टॉपिक लेते हैं, अलग टॉपिक मतलब उसी का तीसरा पार्ट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये क्या चक्कर है सर, बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को समझने के लिए बच्चा मैं आपको 2 नए टर्म आपके दिमाग में भरना चाहूंगा। पहले भर लो, आराम से सुनो, आराम से समझो, ठीक है, कोई जल्दबाजी थोड़ी है हमें, है। देखो 2 टर्म समझाऊंगा। एक को बोलते हैं, देखो ये बहुत सिंपल है, एक को बोलते हैं यार गैमेटोफाइट। अच्छा सर ये क्या होता है गैमेटोफाइट, देखो कोई भी प्लांट जो गैमेट प्रोड्यूस करता है उसको मैं बोलता हूं गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट। फाइटा मतलब, फाइट का मतलब क्या बेटा, ये फाइटा का मतलब क्या है, प्लांट, ठीक है। तो गैमेटोफाइट का मतलब क्या सर, जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा वो। अच्छा तो इसका उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स आते हैं क्या सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं और वो गैमेट बनाता है। वाह बढ़िया इंफॉर्मेशन है। और एक इंफॉर्मेशन, जितने भी गैमेटोफाइट दुनिया भर में देखे जाएंगे वो सारे हैप्लॉइड होते हैं, ऑल गैमेटोफाइट्स आर हैप्लॉइड। एन करेक्ट है क्या, पक्का। चलो बताओ गैमेटोफाइट क्या होता है, बोलो भी। गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। तो गैमेटोफाइट मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट है यार, आराम से। अच्छा मैं एक दूसरा टर्मिनोलॉजी लिखता हूँ, शायद आपके टैलेंट
से इसका आंसर आ जाए। और मैं तो जानता हूँ आप बहुत टैलेंटेड हो। क्या बता सकते हो स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता होगा? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। बिल्कुल आसान है। वाओ, यू नो द थिंग्स। सो देखो, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। और मजेदार बात यह है कि दुनिया भर में जितने भी स्पोरोफाइट पाए जाते हैं वो सारे होते हैं डिप्लॉयड। बराबर। अब मैं आपको थोड़ा एक चैलेंज देता हूँ, छोटा सा। ठीक है, सब लोग चैलेंज ले लो भाई। नॉर्मल मान लेते हैं मेरे पास एक गेमेटोफाइट है, ठीक है, जो कि हमेशा हैप्लॉइड होता है। उसको मैं स्पोरोफाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूं जो कि डिप्लॉयड होता है। तो क्या प्रोसेस होगी? तो मैं n जनरेशन से 2n जनरेशन पा सकता हूं। दूसरा, 2n से वापस बेटा n जनरेशन आना चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए? कोई भी आप आराम से समझ सकते हो, बता सकते हो, अगर आपने पहले ऊपर वाली साइकिल्स को समझा है तो बताओ। गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट, फर्स्ट माइटोसिस। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट कैसे बनेगा? n से 2n कैसे बन सकता है? आपके पास एक आम है, मैं बोलता हूँ इस आम के 2 आम बना दो, कैसे करोगे आप? दूसरा आम खरीद के लाओ, है कि नहीं? सिंपल है। या तो चोरी करो, या तो उठा के लाओ, या तो जैसे भी हो। बट इफ यू, है ना, अगर आप बेटा n है, n से बेटा आपको या तो माइटोसिस से n बन सकता है, बट अगर n से 2n बनना है तो बेटा होना चाहिए सिनगेमी। मतलब क्या कि 2n से 2 गैमेट बनाएगा, दोनों गैमेट फ्यूज हो जाएंगे और उनसे बनेगा बेटा स्पोरोफाइट। जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट। अब ये तो बता सकते हो आप लोग कि स्पोरोफिटिक जनरेशन से, जो कि डिप्लॉयड है, उससे बेटा गैमेटोफिटिक जनरेशन कैसे आ सकती है, हैप्लॉइड जनरेशन कैसे आ सकती है? कौन बताएगा? 2n से n। बिल्कुल, आंसर क्या होगा? मियोसिस। अगर ये आप फ्रेमवर्क समझ गए तो आप हैप्लॉन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझ सकते हो। आई विल आस्क 3 टाइम्स सेम क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गैमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन आने के लिए कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए? आंसर सिंगेमी। सिनगेमी, फर्टिलाइजेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन कैसे आ सकती है? विच प्रोसेस? सिनगेमी। गैमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन कैसे आ सकती है? आंसर सिनगेमी। n से 2n सिनगेमी से ही हो सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। बट स्पोरोफिटिक जनरेशन से गैमेटोफिटिक जनरेशन कैसे आएगी? n से 2n से n कैसे आएगा? ऑब्वियसली 2n से n मियोसिस से हो सकता है। करेक्ट है? यस। ये शॉर्ट फ्रेमवर्क समझ में आया है क्या सबको? आगे बढ़े बच्चों? Yes. है ना? अब देखो ये कहानी थोड़ी, है ना, थोड़ी आर्ट फिल्म जैसी है। चलो आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे कहानी को समझते हैं। चलो हम लोग लाते हैं पिक्चर में सबसे पहले गैमेटोफाइट को। मूवी शुरू हो चुकी है, ध्यान से बेटा पहला पड़ाव हम लोग देख रहे हैं। अगर आप देख पा रहे होगे तो देखो, मैंने यहाँ लिखा गैमेटोफाइट। पता है गैमेटोफाइट एक हैप्लॉइड होता है। इस गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज व्हाट द फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड है, फीमेल सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड है। एमएसओ मेल सेक्स ऑर्गन, एफएसओ फीमेल सेक्स ऑर्गन, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा। ठीक है, अब ये मेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा मेरे प्यारे बच्चों? कौन बताएगा? इट विल प्रोड्यूस द मेल गैमेट। करेक्ट है? ये भी हैप्लॉइड होगा। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, बता दो? द आंसर इज द फीमेल गैमेट। ये भी कैसे होगा बेटा? हैप्लॉइड होगा। देखो बड़ा आसान है यार। ओहो, अब क्या होगा? हम लोग कलर बदल देते हैं। लो, ठीक है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट इनके बीच में होगा सिनगेमी। बराबर है? सिनगेमी। तो सिनगेमी से हमें मिलेगा डिप्लॉइड जाइगोट। अच्छा, अब यही जाइगोट है ना बच्चों, डिवाइड होकर के रीडिवाइड होकर के एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डिप्लॉइड ही होगा। एम्ब्रियो से मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा एक प्लांट बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट, जिसको जो कि है डिप्लॉइड। तो ये है मैच्योर्ड प्लांट। डन।
यहाँ तक कहानी आ गई। गेमेटोफिट से स्पोरोफिटिक जनरेशन आ गई बाय यूजिंग द सिंगेमी। करेक्ट है क्या? देख लो, ये देखो पूरा पिक्चर आपके सामने है। N से 2N आया क्या? देखो ना रे, दिख रहा है क्या? N से 2N आया। कैसे आया? 2 मेल गमीट बनाया, 1 फीमेल गमीट बनाया, इस तरह से फ्यूज हो गए, आ गया 2N एम्ब्रियो स्पोरोफाइट। नाउ अब ये स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्पोरेंजिया, जो कि डिप्लॉयड है। ठीक है, जैसे कि सेक्स ऑर्गन्स गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं, वैसे स्पोरेंजिया क्या होता है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट नोट। स्पोरेंजिया का मतलब है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक है, जैसे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है, वैसे ही बेटा स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। बोलो स्पोरेंजिया का क्या मतलब है रे प्यारे बच्चों? स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। अच्छा, तो ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट है, इनके ऊपर ढेर सारे स्पोरेंजिया पैदा होते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, इन स्पोरेंजिया के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे सेल जिनको हम लोग बोलते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। स्पोर मदर सेल उसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो स्पोर बनाते हैं। स्पोरची आई, स्पोर मदर सेल। सिंपल है ना? करेक्ट है। तो दैट इज वेरी स्पोरची आई सेल, है ना? सिंपल स्पोर मदर सेल। बराबर। अगर आप रमेश को पहचानते हो, है ना, और रमेश की माँ आपके सामने आएगी तो आप क्या बोलोगे उसको? रमेश आई। बराबर। वैसे ही आप स्पोर जानते हो ना, स्पोर। तो स्पोर जिस सेल से बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? स्पोर मदर सेल। यस और नो? सिंपल। नाउ दिस इज, अच्छा, स्पोर मदर सेल जिस ऑर्गन में बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया जिस प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। सब डिप्लॉयड है। अब बेटा हम लोग अपना मार्कर बदलेंगे। मार्कर बदल करके यहाँ पे होगा बेटा, स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस। और जैसे मियोसिस होगा हमें मिलेंगे ढेर सारे हैप्लॉइड स्पोर। 2N से N बन जाएगा, इसलिए कलर बदला मैंने। और ये सारे N जमीन के ऊपर गिरेंगे और जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेशन। और उससे ग्रीन हरे हरे गैमेटोफाइट बनेंगे। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे पूरा लाइफ साइकिल आपको दिखाया जा रहा है। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनने के लिए मियोसिस हुआ। बट यहाँ पे एक आप चीज नोटिस करो बच्चों, मियोसिस कब हुआ? गैमेट जाइगोट में मियोसिस हुआ क्या? आंसर है नहीं सर। मतलब ये जाइगोटिक मियोसिस है क्या? नहीं सर, जाइगोट में मियोसिस नहीं हुआ। मतलब जाइगोटिक मियोसिस नहीं है सर, जाइगोटिक मियोसिस नहीं है। अच्छा, फिर गैमेट बनाने के लिए मियोसिस हुआ क्या? नहीं सर, गैमेट बनाने के लिए भी मियोसिस नहीं हुआ। अरे सर, ये तो गैमेटोजेनिक भी मियोसिस नहीं है ना? जाइगोटिक मियोसिस तो है क्या सर? आंसर क्या है पता है इसका? सर इसको बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस। क्या बात है, तीसरा मियोसिस। हाँ सर, तीसरा मियोसिस करेक्ट है। इनकी जिंदगी में मेरे प्यारे बच्चों दो चीजें आपको देखने को मिलती है, अगर आप देख पा रहे होंगे। ये जो येलो लाइन है ना, इसके ऊपर बेटा, इसके ऊपर जो कुछ भी है वो सब कुछ बेटा हैप्लॉइड है। और इस लाइन के नीचे जितनी स्टेजेस है सारे डिप्लॉइड है। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? यस सर। अच्छा, मुझे यहाँ बताओ सब बच्चे ध्यान से, मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का दे, यहाँ पे किसका डोमिनेंस आपको दिखाई देता है? हैप्लॉइड वालों का या डिप्लॉइड वालों का? किसकी गैंग हावी हो रही है? किसी की नहीं। दोनों के बहुत सारे स्टेजेस है कि नहीं? तो इसे मैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकते सर। डिप्लॉइड का भी देखो बहुत सारे स्टेजेस है, ऐसा कैसा है ना? तो सिर्फ मैं इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल सकता हूँ क्या? नहीं सर, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं सर? देखो ना, हैप्लॉइड के भी बहुत सारे स्टेजेस है। स्पोर है, गैमेटोफाइट है, सेक्स ऑर्गन्स है, गैमिट है, इतने सारे हैप्लॉइड है। अरे बाप रे, तो फिर क्या बोले इसको मैं? सर इसको है ना, आप बोलो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओ हो, हैप्लो
डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कितने लोगों को समझ में आया रे भाई? समझा सर। समझा सर। ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक सर कौन सा मियोसिस बोले, बार बार बताओ तो। सर वो स्पोरिक मियोसिस होता है। क्या बात है। अच्छा, 3 प्रकार के मियोसिस है, जाइगोटिक मियोसिस, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, गैमेटोजेनिक मियोसिस, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, स्पोरिक मियोसिस, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ। सब समझ गया सर। अच्छा सर, इसका एग्जाम्पल भी तो दो ना, ये क्या सिर्फ बड़बड़ कर रहे हो? तो बताओ एग्जाम्पल क्या है भाई, कौन है बताओ। ब्रायोफाइट और हो गया, पांचों का कार्यक्रम निपट गया। 3 लाइफ साइकिल, 3 प्रकार के मियोसिस, 5 ग्रुप, डन। समझ रहे हो? यस सर। बहुत बढ़िया यार, गजब ही कर दिया तुम लोगों ने तो, है ना। मैंने बोला था ना तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो। मैं तो बोलता रहूंगा, आई बिलीव इट, ये सच बात है ना, बिल्कुल सच है। देखो तो कितना आसान है। चलो, मतलब आपको सब समझ में आया। मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपके सामने ही है। एक बार है ना नीट में ऐसा क्वेश्चन आया था। अब जरूरी नहीं सब लोग नीट ही दो, ठीक है, बट बता दूं ना, क्वेश्चन बता दूं ताकि हमें कंसेप्ट ध्यान में आए। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था भाई? क्वेश्चन ये आया था कि गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली स्टेज क्या होती है। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है सर। ऑप्शन दो ना, ऑप्शन दो। ऑप्शन बताता हूँ, स्पोर, गैमिट, जाइगोट, स्पोर मदर सेल। बताओ कौन होगा? गैमेट। गैमेटोफाइट की पहली स्टेज। सर नहीं, वो होगा। कौन होगा बताओ तो, आंसर बोलो ना। बिल्कुल स्पोर, क्योंकि स्पोर से शुरू हुआ ना भाई। यस सर। ये तो क्वेश्चन आया था यार। और बोलते यार नीट में सर क्या, अरे कुछ नहीं है मेरे भाई, तुम पढ़ते कैसे हो, किससे पढ़ते हो, और खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, यही सब कुछ है बेटा नीट वगैरह है। सही में देखो, गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली स्टेज बेटा स्पोर है। ये तो क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या हम लोग 3 और क्वेश्चन सोच सकते हैं क्या? यस बिल्कुल सोच सकते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन? बताओ। गैमेट। गैमेट्स, बिल्कुल सही है। पहली स्टेज कौन है गैमेटोफिटिक जनरेशन की? स्पोर है। लास्ट स्टेज कौन है बेटा गैमेटोफिटिक जनरेशन की? गैमेट है ना। अच्छा सर, और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? आसान है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन? मतलब आप चीटिंग भी नहीं कर सकते हैं, सामने सब कुछ दिया है, पूरा चीटिंग भर के दिया है, नोट्स है सामने, आंसर देना है बस। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन? स्पोर। What is the last stage of gametophytic generation? Gamete. So what is the first stage of sporophytic generation? Germination. Germination. Sporophytic. स्पोरोफाइट कहाँ से बन रहा है? शुरुआत कहाँ पे उसकी? एरो किधर है? गैमीट से हो रहा है। गैमिट से नहीं हो रहा है। रेड कलर किधर से शुरू हुआ? सिंगमी। सिंगमी तो प्रोसेस है। स्टेज क्या है? पहली स्टेज जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट। बहुत बढ़िया रिया, जाइगोट है ना। जाइगोट से आ रहा है सारा कार्यक्रम। मैंने तो ये बार बार आपको बताया कि आपकी जिंदगी भी तो जाइगोट से शुरू हुई है। आपकी पहली स्टेज क्या है? जाइगोट। इसकी स्पोरोफाइट की पहली स्टेज क्या है? जाइगोट। समझ रहे हो? द फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन, डिप्लॉइड की जनरेशन। पहली चीज डिप्लॉइड क्या बना? जाइगोट। पहला डिप्लॉइड क्या बना? जाइगोट। तो जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। सेकेंड एम्ब्रियो, थर्ड स्पोरोफाइट। अच्छा, अब एक और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन? लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। समय लो, गलत हुआ तो गलत हुआ, समय लो, प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बोलो बोलो, बट लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन गैमिट है।
तो लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या है? Spore. स्पोर नहीं है यार, स्पोर तो हैप्लॉइड है, फर्स्ट स्टेज है वो यार, है ना? Sporic स्पोरिक मियोसिस तो प्रोसेस है, स्टेज क्या है लास्ट? sporangia. स्पोरेंजिया तो ऑर्गन है, स्पोरेंजिया के बाद में क्या बनता है? Germination. स्पोर मदर सेल। अरे कितना छोटा सा कार्यक्रम है। देखो, सबसे पहले हैप्लॉइड चीज क्या बनती है? स्पोर। इसीलिए ये है ना, जितना हैप्लॉइड है ना, जो हैप्लॉइड है वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। तो स्पोर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड गैमेट्स आर द लास्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन, क्योंकि ये लास्ट चीज है जो हैप्लॉइड आपको दिखाई देती है। पहले स्पोर बनता है, फिर वो जर्मिनेट होगा, उससे गैमेटोफाइट बनेगा, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स आएंगे, सेक्स ऑर्गन्स गैमेट बनाएंगे, काम खत्म, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन कहां से शुरू होती है? यहां से, क्योंकि ये पहली चीज डिप्लॉइड बनती है, जाइगोट। तो ये देखो फर्स्ट स्टेज। सबसे आखिरी में आपको क्या चीज देखने को मिलेगी जो कि डिप्लॉइड है? वो है बच्चों स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो बेटा 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन में लिखता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, बताओ। फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, आंसर क्या होगा बेटा? स्पोर। Spore. सेकेंड, लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, आंसर क्या होगा? गैमेट। तीसरा, फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, Zygote. आंसर क्या है बेटा? लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, आंसर क्या है? स्पोर Spore mother cell. मदर सेल। डन? Yes, sir. इंपॉर्टेंट यही है। देखो ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है नीट में, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है कि नहीं? यहाँ तो वही सेम क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या यही क्वेश्चन बेटा आपके सीबीएसई में जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड इट, इट्स इजी। ठीक है, और वो 1-2 बार में आ ही जाता है, ऐसा नहीं होगी नहीं, बिकॉज यू आर टैलेंटेड ऑल्सो ना, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सो यू नो एवरीथिंग। सो देखो, फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, फर्स्ट स्टेज। पहली बात तो आपको ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप कॉन्फिडेंट रहो, जैसे मैं आपके लिए कॉन्फिडेंट हूँ। आई नो यू हैव द इंटेलिजेंस, सेम वे you have to know that you are intelligent, you have a great memory, you are a very very intelligent student. दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, बस unless and until you feel with the confidence for yourself, you have to love yourself. Yes or no? है ना? So best thing is this, you know, and then you will do the miracle. You will do the miracle. ठीक है, so देखो यहाँ बहुत सिंपल है यार, ये तो नॉर्मल है। तो आपको पता हो गया 3 प्रकार के लाइफ साइकिल है। यस सर, पता है। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। 3 प्रकार के मियोसिस है, जाइगोटिक मियोसिस, गैमेटोजेनिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि एल्गी कौन सा लाइफ साइकिल शो करते हैं। ठीक है, कुछ दिनों बाद में हम इसके थोड़े से एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, अभी तो नहीं मैं बताऊंगा, बट इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो बढ़िया हो गया यार, ये तो आपको समझ में आ गया पॉइंट, कि नहीं आया ये बता दो, फटाफट बोलो यार, आराम से देख लो। क्लियर है? सो नाउ हम लोग अगर देखो ये अगर हो चुका है तो बेटा एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो एल्गी जो है ना, एक्सेप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखो यहाँ पे, ठीक है, एल्गी तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। ठीक है, देखो फ्यूकस नाम का एल्गी है, बट ये एल्गी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। अब ये एक्सेप्शन है।
और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उदाहरण है, और ये सब याद हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी से आज ही याद हो जाने चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फ्यूकस एक्चुअली एल्गी है, एल्गी तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं ना, बट ये एल्गी थोड़ा एक्सेप्शन है। और एक बताता हूँ मैं, देखो पॉलीसाइफोनिया नाम का एल्गी है, या तो एक्टोकार्पस नाम का एल्गी है, या तो केल्प जिनको हम लोग बोलते हैं वो एल्गी, ये सारे एल्गी है। बट ये सारे लोग जो है बेटा, दे ऑल शो दी हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सारे एल्गी हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, ऑल्दो दे आर एल्गी। अभी एल्गी है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करना चाहिए, बट नहीं करते, ठीक है उनकी कुछ अपनी मजबूरी या उनके कुछ स्ट्रक्चर्स है, तो उसके हिसाब से बेटा वो अपने आप को थोड़ा सा अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है एक्सेप्शन विच आर एक्चुअली गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बेटा ये सारी चीजें दी गई है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो भी पढ़ा अभी तक मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या था, व्हाट यू हैव स्टडीड। आपने आपकी प्लांट किंगडम इस चैप्टर में जो आखिरी के 2 पेजेस हैं, आखिरी के एकदम पहले नहीं, लास्ट वाले 2 पेजेस हैं, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले आपको आने चाहिए, तभी बेटा ये पूरा चैप्टर आपको दिमाग में बैठता है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होगा तो जब आप ये पेज खोल के देखोगे लास्ट वाले प्लांट किंगडम के, तो ये सब कुछ उसमें देखने को आपको मिलेगा, तीनों लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी, है ना। दैट्स इट, डन। सबको क्लियर है बच्चों, कोई किसी को कंफ्यूजन है? बहुत बढ़िया। राइट नाउ अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो क्लासिफिकेशन, ये क्या चीज है। देखो दुनिया में है ना प्यारे बच्चों 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है यार। अब यार तुम लोगों को मैं पूछूंगा, बताओ लास्ट तुम 9th-10th में जहाँ पे पढ़ के आए हो उस क्लास में, उसके सेक्शन में जितने भी बच्चे थे उन सबके नाम बताओ, नाम फुल नेम बताना है, ठीक है। तो बड़ी आफत हो जाती है। हमें हमारे क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनके प्रॉपर फुल नेम मतलब, ठीक है, पता होना ही मुश्किल होता है। तो यार ये तो 1.8 मिलियन है, बाप रे, इतने प्लांट्स एनिमल्स, इनका कौन याद रखे क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसीलिए इनको स्टडी करने के लिए हमने टैक्सोनॉमी बना के रखी हुई है। तो ये तो अलग चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड नाम का, ठीक है। उसमें शायद आपने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे या पढ़ोगे, व्हाटएवर, ठीक है। ये हुआ है क्या, लिविंग वर्ल्ड हुआ है बच्चों? यस सर। हाँ सर ये हो गया, लास्ट लेक्चर में हुआ था। क्या बेटा? लास्ट लेक्चर में करवाया था ये सर। अच्छा तो बच्चों यहाँ पे नोटिस करो, अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट ये है, इफ यू चेंज द कैरेक्टर्स द क्लासिफिकेशन विल चेंज। क्या स्टेटमेंट है? इफ यू चेंज द कैरेक्टर्स classification will change. Done. If you change the characters the classification will change. For example, मान ले आप लोग सब क्लास में बैठे हो और मैं आपको आया क्लास में और मैंने बोला कि मैं आपके 2 ग्रुप बनाना चाहता हूँ भाई, है ना। तो फिर हमने एक कैरेक्टर लिया, वो था जेंडर, मतलब कुछ स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स है और कुछ बॉयज है, तो हमने 2 ग्रुप बना दिए, गर्ल्स का अलग ग्रुप, बॉयज का अलग ग्रुप, बराबर। तो ये है क्लासिफिकेशन के लिए जो कैरेक्टर यूज किया मैंने, वो है जेंडर। ये सर नो, ये कैसा लगता है क्लासिफिकेशन? नेचुरल लगता है, आर्टिफिशियल लगता है? नेचुरल है ना, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन लगता है। अच्छा ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ठीक है, ओके। अच्छा फिर दूसरे दिन मैं आया, बोले नहीं यार आज थोड़ा अलग ढंग से, आज अलग मूड है, अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन करेंगे क्लास में। मैंने बोला चलो आज हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कितने लोग स्पेक्स पहनते और कितने लोग स्पेक्स नहीं पहनते, एंड हमने ग्रुप बना दिया, 2 ग्रुप बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ बॉयज भी है जो स्पेक्स पहनते हैं या कुछ गर्ल्स भी स्पेक्स पहनती, वो एक ग्रुप में आ गए, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कैसा लगता है, अटपटा सा लगता है, बराबर। जबरदस्ती का कोई अलग ही कैरेक्टर उठा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा आपको लगेगा मे बी, यस और नो?
आया ना, Yes, sir. है ना। तो इसका मतलब है, बट ग्रुप तो बदल गए ना यार, कल जैसे ग्रुप बनाए थे आज वैसे ग्रुप बनेंगे क्या? इतना बता दो बस। नहीं. नहीं बनेंगे ना, No, sir. नहीं बनेंगे। कल का ग्रुप बॉयज का और गर्ल्स का था, आज का चश्मे बिन चश्मे का है, और उसमें भी गड़बड़ है, आज कोई चश्मा पहन के नहीं आया जो रोज पहन के आता है, वो बोलेगा यार मैं किस ग्रुप में जाऊं, कंफ्यूजन है। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन का भी ऐसा ही है बच्चों। ठीक है, अगर आप लोगों ने इवन एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, एलिमेंट से क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है आपने? पहले बेटा जो है मेटल्स नॉन मेटल्स ऐसा क्लासिफिकेशन था, अरे पढ़ा होगा यार, 9th में होता है Yes, है sir. ना। टंग टंग बजाओ तो बस मेटल है, टंग टंग बजाओ तो फूट जाएगा, आवाज नहीं आएगा, नॉन मेटल, ऐसा बहुत पुराना क्लासिफिकेशन था। फिर कुछ बंदे आए, उन्होंने ट्रायड बनाया, ट्रायड का कंसेप्ट दिया, फिर किसी ने ऑक्टेव वाला कंसेप्ट दिया, फिर किसी ने बेटा पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ये कैरेक्टर लिया। फिर को आया बेटा है ना मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन, अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मोस्ले का है ना, उसमें पढ़ते हैं कि मोस्ले क्या किया है, एटॉमिक नंबर ये कैरेक्टर लिया। तो जैसे जैसे बेटा हमने कैरेक्टर चेंज किए वैसे वैसे पीरियोडिक टेबल भी तो बदला, करेक्ट है कि नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बदला। सो मेरा स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, इफ यू चेंज द कैरेक्टर्स द क्लासिफिकेशन विल चेंज। इतना सिंपल स्टेटमेंट है, यस और नो? हाँ सर. बहुत बढ़िया। तो अब हमें क्या करना है, हमारी एनसीईआरटी जो पहले पन्ने से हमें बताना चाहती है इन चैप्टर प्लांट किंगडम, उसके बारे में बात करते हैं। हमारी एनसीईआरटी हमें पहले पन्ने से यह बताना चाहती है कि ए पी डी कैंडोल नाम के साइंटिस्ट है, ठीक है, ए पी डी कैंडोल, ये भाई साहब ने क्या किया, क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन कर दिया भाई, महान कार्य करता है बताओ। ठीक है, ए पी डी कैंडोल है ना, ही क्लासिफाइड द क्लासिफिकेशन। तो उस समय मतलब उन्होंने हर प्रकार के क्लासिफिकेशन को है ना नाम देने की कोशिश की। देखो कुछ पहले के जो क्लासिफिकेशन थे जैसे वो रैशनल क्लासिफिकेशन थे भाई, जैसे कि किसी ने अरेंज कर दिया, बोलो कि देखो सारे प्लांट्स को एनिमल प्लांट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो, ये क्या है अजीब ही प्रकार का क्लासिफिकेशन है। जिनका नाम ए से शुरू होता है वो ए ग्रुप में, जिनका बी से बी ग्रुप में, सी ग्रुप में, ऐसे कर दो। तो जितने अल्फाबेट है उतने ग्रुप, दैट्स इट डन। ठीक है, अब ए से एंट, ए से एलिगेटर ऐसा मान ले, तो यार दोनों ही कहाँ मैच होते हैं भाई। अब तुम जबरदस्ती में ऐसा कैसा क्लासिफिकेशन करोगे नाम के हिसाब से, नाम तो इंसान ने रखा, तो इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कैसे करोगे तुम। तो बेटा ये ऐसा क्लासिफिकेशन कंप्लीटली साइंटिफिक लॉजिक से बहुत 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 दूर है कि नहीं? ऐसा क्लासिफिकेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। No. ये तो चश्मे वाला कैरेक्टर हुआ, आर्टिफिशियल, अननेसेसरी, इलॉजिकल, कोई लॉजिक भी है? नो। ऐसा ही बेटा यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा, एक और क्लासिफिकेशन लाया कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से क्लासिफिकेशन करो। ये तो बनिया लोगों ने किया होगा कार्यक्रम है भाई, बिजनेसमैन लोग है ना। वैसे इंडियन को यही होना चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए सबसे पहले। तो देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है डेफिनेटली बच्चों ये इसका, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं बताता हूँ, हम लोग जानते हैं बहुत सारे प्लांट है जो कि मेडिसिनल प्लांट है बच्चों। तो मैंने क्या कहा, जैसे टर्मरिक इज अ मेडिसिनल प्लांट, टर्मरिक क्या है बेटा, मेडिसिनल प्लांट है, बराबर है। इवन सपोज कैस्टर इज अ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। या तो बेटा एसोफ्टिडा इज अ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। नीम जो होता है, नीम इज अ मेडिसिनल प्लांट। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है, टर्मरिक है, कैस्टर है, एसोफ्टिडा है, ठीक है, शतावरी है ना, अडुल्सा है, न जाने कितने सारे प्लांट है, हम तो पूरा आयुर्वेद लेके बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेडिसिनल प्लांट है डेफिनेटली बेटा, बहुत सारे प्लांट में मेडिसिनल क्वालिटीज होती है ऑब्वियसली। फिर हमने क्या किया, स्पाइसेस के बारे में बात सोचना शुरू की। तो स्पाइसेस में हमने लिखा फिर से टर्मरिक, जिंजर, ठीक है, टर्मरिक फिर से आ गया भाई, जिंजर आ गया, इधर देखो कोकोनट है कि नहीं, फिर बहुत सारे हैं और भी लिखेंगे बाद है ना,
देखो फिर फाइबर यील्डिंग प्लांट में लिखा, फाइबर यील्डिंग में देखो अगेन आया बेटा कोकोनट जो यहाँ पे आया है, ठीक है, कॉटन है ना, सन हेम, लाइक दैट, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑयल यील्डिंग प्लांट में आ गए, ऑयल यील्डिंग में फिर से आ गया बेटा कैस्टर, जो यहाँ पे कैस्टर लिखा है फिर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही ग्रुप, जैसे मैंने बोला ना, जो चश्मा पहन के नहीं आया है आज, जो रोज पहन के आता है, वो सोच रहा है कि मैं किन से ग्रुप, कौन से ग्रुप में जाऊँ, बराबर है, करेक्ट है। तो यार देखो आप कोई भी उठा है ना, उठपटांग सा कैरेक्टर उठा करके क्लासिफिकेशन करना शुरू करोगे तो यहाँ तो हो रहा है कि यार एक ही प्लांट है ना अलग अलग ग्रुप्स में आ रहा है। दिस विल बी अगेन, है ना, ये बहुत ही रैशनल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ऐसे क्लासिफिकेशन को कोई जगह नहीं है। तो ये चीज हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, है ना। नाउ Yes. आते हैं बेटा सेकंड तरफ। सेकंड क्या है, सेकंड है बच्चों आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये चीज हमारे एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब हम लोग क्या करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। फ्यू मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो ऊपर ऊपर से जो कैरेक्टर दिखते हैं ना, उनको हमने देखा और फिर क्लासिफिकेशन कर दिया बच्चों। तो फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए और हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्मेट में बताता हूं। देखो एक नाम है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने प्लांट के 4 ग्रुप बना दिए और कैरेक्टर क्या लिया, हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ग्रुप क्या बनाए, या तो प्लांट हर्ब है, छोटू सा है, या तो अंडर श्रब है ना, मतलब श्रब के क्वालिटी में भी नहीं आता और थोड़ा सा बड़ा है हर्ब से, बट जो श्रब होते हैं उनसे छोटा, या तो श्रब है, या तो बहुत ऊंचे ऊंचे ट्री है। यार ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया भाई, एक ही कैरेक्टर लेके तुम क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दी, है ना। अब देखो यार कुछ फ्लावरिंग प्लांट है जिनको फ्लावर आते वो भी ट्री है, और कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जिनको ना फ्लावर आते ना सीड होते, वो भी बड़े बड़े ट्री है। पेरिडोफाइट भी ट्री है, जिम्नोस्पर्म भी ट्री है, एंजियोस्पर्म भी। अरे ये कैसा क्लासिफिकेशन है भाई तेरा, आर्टिफिशियल है। कैसा है, आर्टिफिशियल, है ना। एक दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेके तुम जब क्लासिफिकेशन करोगे तो क्लासिफिकेशन गलत ही जाएगा भाई, सही नहीं आएगा, कंफ्यूजन और बढ़ेगा। बट इनके अलावा एक बहुत ही महान आत्मा है जिनको है ना हम सब नमन करते हैं। इनको पता है क्या कहते हैं हम लोग थियोफ्रास्टस को, पता है, ही इज द फादर ऑफ बॉटनी। आपको कभी क्वेश्चन आएगा ना, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, आंसर क्या दोगे बेटा, थियोफ्रास्टस। समझ रहे हो क्या, Yes, sir. ओके। अब आते हैं बेटा हमारे कार्लस लीनियस, जिनको मैं प्यार से कार्ल लीन बोलता हूं, ठीक है। अभी जो कार्लस लीनियस है ना, इन्होंने क्या किया, एक ही कैरेक्टर लिया, वो क्या था, नंबर ऑफ स्टेमेन। तो फ्लावर में कितने स्टेमेन होते हैं उस हिसाब से भाई साहब ने 24 ग्रुप बना दिए, 24 ग्रुप। कितना कैरेक्टर लिया, सिर्फ एक, वो कौन सा, नंबर ऑफ स्टेमेन, दैट्स इट, डन यार। तो इसने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। अब 24 ग्रुप बनाए, ठीक है। जैसे कि पहला ग्रुप उन्होंने बनाया, मान लेते हैं मोनेंड्रिया। मतलब सिर्फ एक ही स्टेमेन होगा, सिंगल स्टेमेन वाला ग्रुप मोनेंड्रिया। दूसरा क्या है बच्चों, डायेंड्रिया। अभी आप समझ सकते हो, उसके फ्लावर में सिर्फ 2 ही स्टेमेन है। ऐसे कर करके उसने 23 ग्रुप बना दिए। यहां तक तो ठीक था, बट जो 24वां ग्रुप बनाया ना वो खतरनाक था भाई। क्या बनाया उसने, है ना, जो 24th ग्रुप है, ठीक है, वो था बेटा नोनेंड्रिया। ये क्या चीज है भाई, इसका मतलब है नो स्टेमेन, स्टेमेन ही नहीं है जिसमें। अच्छा, बट वो इस पे रोका नहीं, बोले कि स्टेमेन नहीं है, नहीं इसमें फ्लावर ही नहीं है। अच्छा, ओहो, मतलब कौन कौन आता है भाई तेरे ग्रुप में, सर इसमें आता है बैक्टीरिया। अरे भाई तू बैक्टीरिया को इसमें कहाँ इन्वॉल्व कर रहा है, इसमें आता है फंजाई, है ना, फिर एल्गी,
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, सब लोग बेटा इस ग्रुप में आ गए। अब आप ही इमेजिन करो यार, ये यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, ये बेटा है ना सैप्रोट्रॉफिक फंजाई है, और ये सारे जो बड़े बड़े मल्टी सेलुलर प्लांट है, इनका कैसे एक ग्रुप आएगा? मैच भी हो रहा है क्या? जबरदस्ती में उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया है कि नहीं? तो ऐसे क्लासिफिकेशन को एपीडी कैंडोल भाई साहब बोलते हैं। भाई ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है यार, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। है ना, ये तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, ऐसा क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, है ना। तो ये चीज उन्होंने बोली ना। यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला हुआ, करेक्ट है ना, है ना। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक सीधी बात बताना चाहता हूँ। हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज नॉट द बेस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है यार, ये तो अच्छा क्लासिफिकेशन है ही नहीं। ठीक है, सो इट इज नॉट ए बेस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये कोई अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है। अब ऐसा क्यों है, इसका कारण मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखो, जिस भी क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो क्लासिफिकेशन अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं कहलाया जाएगा। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट हाउ इट इज। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, हमारे एनसीईआरटी के ये स्टेटमेंट को समझने के पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर का क्या मतलब है सर। तो देखो, अगर हम एक प्लांट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस प्लांट में बेटा ये है उसका स्टेम, ये है उसके लीफ, बराबर, और ये है उसके रूट। मतलब देखो, ये है स्टेम, ये है लीफ, और ये है बच्चों रूट। ठीक है, तो ये सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर है। ठीक है, बट ये जो है इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, सो दिस इज अ फ्लावर। तो फ्लावर तो रिप्रोडक्शन में यूज होता है, इसीलिए ये एकमात्र है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। फ्लावर से बनता है फ्रूट, और फ्रूट में होता है सीड, तो फ्रूट और सीड भी बेटा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। अब होता क्या है कि वक्त के साथ में जितने जल्दी वक्त बदलता है, तो बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर बहुत जल्दी बदल जाते हैं, ज्यादा स्टेबल नहीं होते, बट उसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जल्दी बदलता नहीं है, वो स्टेबल रहता है। तो इस हिसाब से हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि जब भी कोई क्लासिफिकेशन वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, सेम वेटेज देता है, वैसा क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन? फिर हमारी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है कि बेस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। वो कहती है कि ऐसा क्लासिफिकेशन जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ऐसा क्लासिफिकेशन जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे एज ए कंपेयर टू द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, उसको हम बेस्ट क्लासिफिकेशन मानते हैं। ठीक है, ठीक है, सो आई अगेन रिपीट। अब यहाँ पे अगर हम सादी एग्जांपल ले, अगर मैंने आज आप 10 लोगों को मेरे घर बुलाया और एक एक प्लांट दिया, ठीक है, बराबर, और ये जो प्लांट है आपको मैं बोला कि अगले साल मैं आपको, जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, तो यही प्लांट सब ने मेरे घर लेके आने हैं। ठीक है, आपको एक ही स्पीसीज का मैंगो का मैंने प्लांट दिया सबको, छोटे छोटे बराबर वो क्लोन ही दिए आपको, और बोला कि देखो, है ना, आप सबको बराबर संभाल करके रखना है ना, बिल्कुल करेक्ट है। और आपने मान भी लिया, आपने, है ना, आपने बिल्कुल रिस्पेक्ट में आपने बोला कि हाँ सर बिल्कुल हम इस पेड़ को मरने ना देंगे। ठीक है, तो सबने ऐसा किया। अभी 9 लोगों ने तो बढ़िया कार्यक्रम किया। ठीक है, एक 10वां जो मेंबर है वो थोड़ा ज्यादा ही फॉलोवर निकला, अरे सतीश सर ने बोला है मतलब ये प्लांट कुछ स्पेशल होगा, ठीक है, हो सकता है इससे मार्क्स आते होंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने बेड के पास में जो खिड़की है
उसमें बेटा अपने घर के अंदर वो लगा दिया, बोले कि इसको मैं पास में रखूंगा, ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा मेरे को, है। तो ये चीज की भाई ने। अब देखो 1 साल गुजर गया, सबको बोला कि चलो पौधे लाओ, सबने लाया। सबके प्लांट एक जैसे हैं 9 लोगों के, बट इसका प्लांट अलग है। आपको तो पता है यार, जब प्लांट को अंधेरे में रखोगे तो वो खिड़की से झांक के देखेगा, लंबा लंबा सा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, पत्ते लंबे हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे, और वो प्लांट पहचान में नहीं आएगा। तो सारे सबके 9 लोगों के प्लांट बिल्कुल एक जैसे, बट एक जन का प्लांट बिल्कुल डिफर कर रहा है। यहां से हमें समझना है क्या है, यहां से हमें बिल्कुल सीधी बात समझनी है बच्चों, कि वेजिटेटिव कैरेक्टर थोड़ा भी एनवायरनमेंट बदल गया तो तुरंत बदल जाते हैं, बट फ्लोरल कैरेक्टर नहीं बदलते। उसी प्लांट के ऊपर जो उस बच्चे ने लाया है, उसके ऊपर जो फ्लावर आएगा ना, वो जैसे कि वैसा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बट उसके लीफ, उसका स्टेम पूरी तरह से बेटा चेंज आपको दिखाई देगा। बात को समझ रहे हो आप? अगर ये सिर्फ 1 साल में हो सकता है, तो बेटा 100 साल में तो बहुत चेंजेस हो जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल। तो इसीलिए टैक्सोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होना है तो अच्छा है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो भाई, ठीक है। तो इसीलिए ये क्लासिफिकेशन बेस्ट नहीं है, इट इज नॉट ए बेस्ट क्लासिफिकेशन। तो इसके अलावा बच्चों हम लोग बाकी के भी टाइप देखेंगे, जिसको हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद में बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी, ये कुछ प्रकार हैं इसमें ही, ठीक है। तो इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा क्लास को, आई होप कि आपने समझा होगा चीजों को। परफेक्ट है? यस यस सर। ओके। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ बेटा। Thank you, sir. 2 मिनट